UPSSC द्वारा पूछे गए कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं तो उनकी सीरीज़ में आपकी ये तीसरी क्लास है। इसके अंतर्गत देखेंगे कि जो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था वो शॉर्टकट की से था, और फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था वो DNS से था कि DNS क्या है। फिर इसके अंतर्गत देखेंगे कि डोमेन क्या होता है, उसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। फिर इसमें DNS काम कैसे करता है उसके वर्किंग देखेंगे, और DNS की सिक्योरिटी को लेकर के भी क्वेश्चन आता है उसे देखेंगे। यहाँ पर रूट DNS और टॉप लेवल डोमेन क्या होता है उसे हम यहाँ पर कवर करेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पर DNS के प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है, हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछे तो उनके टाइप्स भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। फिर ये पूरा जो सिस्टम होता है DNS वाला, ये काम कैसे करता है और इनके सारे टाइप काम कैसे करते हैं उन्हें देखेंगे। फिर फाइनली हम रिवाइज करेंगे कि जो आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो पूरा वर्क कैसे करता है और इनके बीच बीच के जो पार्ट्स हैं उनसे आपके कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछे कि DNS क्या नेसेसरी है, अगर है मतलब ज़रूरी है तो क्यों है, तो उसको भी समझाने का हम प्रयास करेंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कंप्यूटर की जो सुरक्षा को लेकर के, तो इसमें वायरस, ईमेल, स्पैम, हैकिंग, तो इन सारे ऑप्शन को हमने क्लियर करने की कोशिश की है। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके जो हैकिंग के प्रकार क्या हैं, हो सकता है अगली बार क्वेश्चन बने, तो जो क्वेश्चन बन सकता है ये हमने यहाँ पर उसको क्वेश्चन बनाया है और समझाने का उसका प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे कि स्पैम होता क्या है, स्पैम के टाइप्स क्या होते हैं, और मोटिवेटेड यानी कि प्रेरणात्मक जो आपका स्पैम होता है वो क्या होगा। मालवेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं आपका, और फिर फिशिंग ईमेल्स क्या होती हैं उन्हें देखेंगे, कवर करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया एल्गोरिदम से, तो एल्गोरिदम के अंतर्गत हम देखेंगे कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या है, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि एल्गोरिदम होता क्या है। सबसे पहले इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, इससे जितने पार्ट्स में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे। फिर इसमें एक प्रोसेस होता है तो प्रोसेस क्या होता है उसको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर एक क्वेश्चन बनता है एल्गोरिदम में ही कि फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट में जो डेटा दिया जाता है वो क्या होता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बना है और वही हम उतना ही हम आपको बताएंगे। फिर इसमें हम आपको बताएंगे कि डेटा और एल्गोरिदम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसको बताने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया था पांचवा कि ईथरनेट क्या है, ईथरनेट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें हम बताएंगे आपको कि सबसे पहले जहाँ पर पैकेट है, डेटाग्राम है, डेटाबेस है, इंटरनेट है, तो ये जितने चारों ऑप्शन हैं यहाँ पर हम इन्हें क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ईथरनेट क्या है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें पैकेट्स क्या है, पैकेट होते क्या हैं, फिर ये पैकेट्स जो होते हैं ये ट्रेवल कैसे करते हैं, इनकी परिभाषा देखेंगे, और ये कैसे काम करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजे जाते हैं। तो इनमें एक होता है OSI मॉडल नेटवर्किंग में, तो लेयर में कितने 7 लेयर होती हैं, इनमें कौन सी चीज़ नेटवर्किंग में कहाँ पे आती है, तो इसको रियल लाइफ से समझाने का प्रयास करेंगे आपके। फिर इसमें क्वेश्चन बनता है आपका TCP से और UDP से, ठीक है, इसी लेयर में जो आते हैं OSI मॉडल में, तो इनको समझाने का प्रयास करेंगे क्योंकि इनसे क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। अब इसमें क्या है कि कंप्यूटर के जनक कौन है, तो इनसे क्वेश्चन ये कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से ये आपका क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड है, ठीक है, तो उसको भी समझाने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें क्या है आपका E-गवर्नमेंट क्या है, तो इसमें कौन सा नहीं है उसे समझाएंगे। तो E-गवर्नमेंट के साथ साथ में हम आपको ये भी बता देंगे कि आपका जो E-कॉमर्स है तो उसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं और अमेज़न जो है वो किस मॉडल के अंतर्गत आ सकता है। यहाँ पर एक आर्किटेक्चर है, इससे पहली क्लास में हमने बताया है। तो इसमें अंकगणितीय जो संचालन है और तार्किक संचालन, तो इसमें ALU क्या है, CU क्या है, इनपुट यूनिट क्या है। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था प्रश्न संख्या 9 IMPS से था, उसे देखेंगे। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा गया 10 नंबर की PCI का मतलब क्या होता है, तो इसको डिटेल में कवर करेंगे। फिर यहाँ पर रोबोट के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, उनसे क्वेश्चन बना था, ये पूछा गया। फिर इसके बाद में आपसे पूछा गया कि जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोसेस होते हैं और एग्जीक्यूशन होता है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। फिर उसके बाद में क्वेश्चन पूछा कि आपका आधार डेटाबेस है जो AEPS होता है, तो आधार डेटाबेस में हम देखेंगे कि कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और अगला क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको भी हमने यहाँ पर लिख रखा है, उसे समझाएंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे कि जो 14 नंबर क्वेश्चन था कंप्यूटर की भाषा से लेकर के, इसमें मशीन लैंग्वेज क्या है, असेंबली क्या है,
ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। और फिर इसको याद कैसे रखा जाए आपके लिए आसान हो, तो उसको हम समझाने का यहाँ पर इस तरीके से प्रयास करेंगे। फिर यहाँ पर डेटाबेस से क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, तो सबसे पहले देखेंगे कि डेटा क्या होता है और डेटाबेस क्या होता है। फिर उसके बाद में इसके अंतर्गत आता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS, तो इसको डिटेल में देखेंगे। फिर ये टोटली आपको याद कैसे रख पाएंगे, इसके बीच से जो क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, वो इसके अंतर्गत शामिल है। तो DBMS के प्रकार क्या हैं उनको भी देखेंगे। और एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यहाँ पर पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, पैरिटी बिट, इंटरनेट, तो इसमें था आपका पैरिटी बिट। तो ये सारे चार्ट्स देखेंगे हम यहाँ पर, और पैरिटी बिट क्या होता है उसको कवर करेंगे। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि RTGS 17 नंबर RTGS, तो इसको डिटेल में कवर करेंगे। फिर यहाँ पर 18 नंबर आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आपका ई-कॉमर्स है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन और था जिसमें पूछा गया था आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन है, जिसमें गेटवे है, हब है, इंटरनेट है, चैट है, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क में आपका गेटवे हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में हब क्या होता है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा गया, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन देखो पूछा गया, इसमें गेटवे, हब, इंटरनेट, चैट, ये सारी चीज़ें हैं। तो गेटवे देखो यहाँ पर है, तो हमने क्या किया यहाँ पर गेटवे बताया क्या होता है, मतलब बताऊंगा मैं यहाँ पर। फिर हम क्या करें कि टेलीग्राम का जो चैनल है तो वहाँ पर हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं क्वेश्चन की। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया, ठीक है। फिर उसके बाद में इसका उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, ये गेटवे होगा। फिर इसी तरीके से इससे पहले वाले पेपर में IoT से क्वेश्चन पूछा गया था, तो पूछा गया निम्न में से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी फ्री में जुड़ सकते हैं। जो UPSSC जो मेंस का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर आपका कंप्यूटर का, UP का, और जिन एग्ज़ाम्स में आपके हिंदी आनी है या GS आनी है, तो उनके बीच में ऐसे प्रैक्टिस होती रहती है फ्री में, आप यहाँ पर जाकर के जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो आपने देख लिया कि यहाँ पर जो आपके चैप्टर मेंशन है यहाँ पर लिखे गए हैं, तो इससे ज़्यादा टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। और ये पेपर जो आपका है तो ये UPSSC के द्वारा करवाया गया था। ये था लेखा परीक्षा एवं सहायक लेखाकार का था, और ये आपका जो मास्टर सेट कुंजी आयोग द्वारा जारी की गई थी। तो ये सारे उत्तर जैसे आयोग ने बताया था उन्हीं के अनुसार हम यहाँ पर आपको बताएंगे, उनको समझाने का प्रयास करेंगे। और इसके अंतर्गत आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन दोनों कवर करेंगे। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि आपको लास्ट में क्या था कि हम क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर 19 प्रश्न हमने यहाँ पर रखा है, लेकिन आपके एग्जाम में तो 15 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर UPSSC यानी कि आयोग के द्वारा आपका क्या किया गया था कि 15 क्वेश्चन जो आपके कंप्यूटर के पूछे जाते हैं और 20 क्वेश्चन यूपी के पूछे जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि जो 65 क्वेश्चन जो अकाउंट से आने थे, तो इनके बीच में इन्होंने कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन डाल दिया, ठीक है। अब अकाउंट के जो 65 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं, तो इनमें से कुछ क्या करके यहाँ के कुछ क्वेश्चन उठा करके यूपी में डाल दिया। वो ऐसे लग रहे थे कि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं। तब इनको मैनेज करने के लिए यहाँ जो यहाँ के क्वेश्चन यहाँ यूपी में आए, उनको बढ़ा करके यहाँ पर आपके 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के बढ़ा दिया था, यहाँ 65 में डाल दिया था। यानी कि कहने का तो 15 क्वेश्चन है, लेकिन आपके क्वेश्चन कितने पूछे गए, 19 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं। अब चाहें तो पेपर जा करके देख सकते हैं। और ये एग्ज़ाम आपका हुआ था 2025 में 5 जनवरी को। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। सबसे पहला प्रश्न था कि पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है। तो पेस्ट के लिए शॉर्टकट क्या है यहाँ पर जानते हैं आप। अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कंट्रोल V। ये यहाँ पर देखिए लिखा है कंट्रोल+V का जब यूज़ करेंगे तो आपका पेस्ट हो जाएगा ये। फिर यहाँ पर आपका X की अगर बात करें तो जो कट करते हैं तो कंट्रोल X हो जाता है। F को फाइंड करने के लिए करते हैं। E जो होता है अलाइनमेंट के लिए करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं, आगे बताइए एक्सेल में इसका और किस तरीके से यूज़ करते हैं। कंट्रोल E का आपको ध्यान बताना है कमेंट करके। कंट्रोल Z आपका कैसे यूज़ होगा, ये आपका अंडू होगा। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ग्रुप डी का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपसे ये अंडू की शॉर्टकट की पूछी गई थी। रीडू क्या है तो कंट्रोल Y, कॉपी के लिए कंट्रोल C, फाइंड के लिए आपको बता चुके हैं, और कंट्रोल H आपका रिप्लेस के लिए होगा, और कंट्रोल S सेव के लिए। और न्यू डॉक्यूमेंट जब ओपन करेंगे, जैसे कि आपने MS ऑफिस की कोई एप्लीकेशन ओपन कर रखी है तो नया डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल N दबाएंगे तो नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और प्रिंट के लिए आप कंट्रोल P का यूज़ करेंगे। तो इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। फिर देखते हैं प्रश्न संख्या जो 2 है, उसमें पूछा गया था कि DNS का मतलब क्या है।
तो DNS का मतलब सबसे पहले देख लेते हैं क्या होगा। हमने यहाँ पर लिख रखा है, इसका मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। याद रखना, हो सकता है अगली बार ये लिख दे सर्विस, तो याद रखना ये सर्विस नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो सब में सिस्टम रखा है, यहाँ पर तो रखा, हो सकता है अगली बार ना रखें, तो इसलिए बता रहे हैं। तो डोमेन नेम सिस्टम, तो विकल्प डी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर डोमेन क्या है सबसे पहले अब इसको देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो बन सकते हैं उनको कवर करेंगे। अब डोमेन किसे कहते हैं और डोमेन इससे होता क्या है, यानी कि डोमेन से क्या होता है। तो डोमेन के बारे में अगर बात करें तो डोमेन का मतलब कह सकते हैं कि ये हिंदी में अगर समझे एक शब्द में तो कार्य क्षेत्र कहते हैं। आपका डोमेन क्या है, मतलब अब जो काम कर रहे हो वो किस एरिया में काम कर रहे हो, तो इस तरीके से बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ कंप्यूटर की दुनिया में आ जाते हैं, तो हमें वेबसाइट हो या ब्लॉग हो या ईमेल सर्वर हो या फिर कोई अन्य जो ऑनलाइन जो संसाधन हैं उनको निर्दिष्ट करता है। अब इसके कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसके मुख्यतः डोमेन के 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, तो एक आपका डोमेन नाम होता है और एक होता है TLD होता है, यानी कि जिसको बोलते हैं टॉप लेवल डोमेन, याद कर लीजिए। अब हम आपको यहाँ से बताने का प्रयास करते हैं URL से। आपके एग्जाम में URL आएगा, URL का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप नोट कर लीजिएगा कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, इतनी चीज़ आपकी होगी। अब यहाँ पर देखते हैं डोमेन में हम चल रहे थे, तो ये आपका हो जाता है डोमेन नेम, यानी कि हिंदी में या जो है आपका डोमेन हो गया डॉट करके पूरी वेबसाइट जो होता है URL पूरा होता है। URL के आपने देखा यहाँ पर कितने पार्ट हैं, तो आपका 1 2 3 4, मुख्यतः यहाँ पर 4 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये डोमेन नेम हो गया। अब यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप लेवल आपका जो डोमेन है यहाँ पर, ठीक है, उच्च स्तरीय जो आपका कह सकते हैं जो डोमेन होगा वो। फिर यहाँ पर जो दूसरे नंबर पर दिया गया है कि आपका www, तो आपके इसके बारे में जो क्वेश्चन बन सकते थे हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर यानी कि क्लास नंबर 2 में आपको बता चुके हैं, और जिसमें हमने 15 क्वेश्चन PYQ करवाए थे, उसके अंतर्गत हमने बताया था इसको। अब यहाँ पर HTTPS क्या होता है, तो आप जानते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। यहाँ पर देखिए आप यहाँ ये देखेंगे कि यहाँ पर S लिख रखा है, और कभी कभी आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि HTTPS में जो S होता है उसका मतलब क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप अभी दिमाग में इसको रखिए, प्रोसेस करें। अगर आपको आता है तो कमेंट करके बताइए, और बाकी हम आगे क्लास में आपको इसको कवर कर देंगे। तो आपको ये पता चल गया कि डोमेन क्या होता है, और डोमेन में टॉप लेवल डोमेन होता है और एक डोमेन 2 पार्ट होते हैं। हमने आपको इतना बता दिया, ठीक है। अब देख लेते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर हमने आपको बताया कि कार्य क्षेत्र क्या है। तो कहीं पर अगर विजिट करना होता है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जाते हैं, अगर हमें एड्रेस लिखना हो, मान लेते हैं कि हमें प्रधानमंत्री जो ऑफिस है PMO का, उसका हमें एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस कैसे लिखेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, साउथ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, और ये पिन कोड। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, सबसे पहले हम पिन कोड भी पकड़ेंगे और उसके साथ में डाकिया ये देखेगा, अगर आपका जो लेटर लेके जाना है तो डाकिया क्या देखेगा कि सबसे पहले कहाँ जाना है, टॉप लेवल डोमेन क्या है। तो टॉप लेवल कहाँ पर है, अगर एड्रेस की बात करें तो वो क्या समझेगा कि न्यू दिल्ली जाना है। दूसरे नंबर पे क्या समझेगा, पहले सबसे पहले इसको पकड़ेगा कि हाँ ये दिल्ली का लेटर है या पार्सल है। दूसरी बार क्या पकड़ेगा कि अच्छा है ये साउथ दिल्ली में कहाँ जाएगा, तो दिल्ली में ये आपका ये साउथ ब्लॉक जाएगा। फिर अंत में क्या है करेगा वो ये समझे, उसको ये बाद में इस पर फोकस करेगा कि अच्छा ये तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में साउथ ब्लॉक में जो है वहाँ जाएगा। तो इस तरीके से एड्रेस चलता है। अगर यहाँ पर आप ये डालेंगे स्पीड पोस्ट करते हैं या फिर ये, तो यहाँ पर रिसीवर का हो चाहे सेंडर का एड्रेस हो, तो सबसे पहले देखिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए न्यू दिल्ली ये पिन कोड के साथ में, या फिर ये यहाँ पर XY नगर और ये आपका पिन कोड के साथ में, फिर उसके बाद में ये, तो एक फॉर्मेट होता है। तो इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये HTTP होगा, www होगा, फिर हिंदी मीडिया, फिर ये, लेकिन जाता वो कहाँ है, कॉम पर। अब इसको डिटेल में थोड़ा बताते हैं कि जैसे क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि DNS जो होता है, तो ये हो गया। अब DNS की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो मान लेते हैं कि ये आपका सिस्टम है, आपने क्या सिस्टम मतलब आपका टैब हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। तो आप कोई वेबसाइट ओपन करना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लेते हैं आप जाना चाह रहे हैं कि सरकारी रिजल्ट खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, सरकारी रिजल्ट खोलना चाह रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कंप्यूटर जो होता है आपका वो क्या करता है,
सरकारी रिजल्ट के थ्रू वहाँ पर वेबसाइट में नहीं जाता है, उसको वो आईपी एड्रेस के द्वारा जाता है। तो वो क्या करेगा, जैसे आप यहाँ पर कोई वेबसाइट सर्च मारोगे सरकारी रिजल्ट, तो वो देखेगा, वो आईपी एड्रेस क्या करेगा, वेबसाइट को भेज देगा। अगर नहीं है उसके सिस्टम में तो वो क्या करेगा, डीएनएस के पास में जाएगा, यानी कि डोमेन नेम सर्वर के पास में जाएगा। वो सरकारी रिजल्ट को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा इस तरीके से। फिर ये क्या करेगा, कंप्यूटर डोमेन नेम सर्वर से आईपी एड्रेस को लेकर के फिर वेब सर्वर को भेज देगा। ठीक है, अब वेब सर्वर के पास पहुंच जाएगा, वो समझेगा अच्छा हमको यहाँ से इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है। ठीक है, तो फिर इसको ये आपका कंप्यूटर में आ जाएगा और वो आपको वेबसाइट पर पहुँचा देगा। तो यानी कि डीएनएस की हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हम जो कंप्यूटर होता है, यहाँ पर जो वेबसाइट होती है उसका नाम याद ना रख करके आईपी एड्रेस को याद रखता है। तो इतना मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। ठीक है, इसका उत्तर भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके पार्ट में जो क्वेश्चन बन सकता है। तो डीएनएस के बारे में हमने हल्का फुल्का आपका व्यू दे दिया, ओवरव्यू। फिर यहाँ पर देखते हैं कि डीएनएस काम कैसे करता है। तो डीएनएस क्या होता है कि जैसे कि जो मानव पठनीय नामों को आईपी एड्रेस में अनुवाद करता है। आप समझ गए क्यों करता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका सिस्टम है। ठीक है, अब आपको जो क्या करना है, वेबसाइट यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई ये आपका वेब पेज है, यानी कि आपकी कोई वेबसाइट है, इसको आप एक्सेस करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर अपना एडमिन कार्ड डाउनलोड करना है, या फिर आपको इनने जो फॉर्म भर रखा है उसका आपको डिटेल निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने एडमिन कार्ड के लिए यहाँ पे कोशिश की कि हमें ये वेबसाइट खोलनी है, या UPSSC खोलना है, या सरकारी रिजल्ट खोलना है। तो याद रखना एक स्टेप यहाँ पर ये है कि आप जब यहाँ पर जाओगे तो रिक्वेस्ट करोगे तो ये रिजॉल्वर के पास में जाएगी। ठीक है, रिजॉल्वर क्या करेगा, आपका कैश मेमोरी में ढूंढेगा कि कैश मेमोरी में आपका वो आईपी एड्रेस है कि नहीं है। अगर जब नहीं होगा तब ये तुरंत क्या करेगा, चला जाएगा डीएनएस सर्वर के पास में। तो डीएनएस सर्वर के पास में जाएगा, तब क्या कर देगा, ये आपको आईपी एड्रेस दे देगा, आपको मिल जाएगा आईपी एड्रेस। फिर क्या करेगा, वो यहाँ पर आप वेबसाइट पर चले जाएंगे और आपको एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे या मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पर डीएनएस के द्वारा या फिर आपके कैश मेमोरी में आपका आईपी एड्रेस ना हो, तो आपको यहाँ पर वेबसाइट एक्सेस करने में दिक्कत होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आईपी एड्रेस डाला जाता है। जैसे कि क्या करते हैं, हमें गूगल खोलना है तो ये आईपी एड्रेस हम तो गूगल डालेंगे, ठीक है, google.com, लेकिन यहाँ पर क्या सर्च होगा, यहाँ पर आईपी एड्रेस ये डॉट करो, आपका सर्च होगा, वहाँ पर जाकर के रिक्वेस्ट जाएगी। होता क्या है कि जो इंसान होता है वो ये याद रख सकता है, लेकिन कंप्यूटर ये याद रखता है। तो इन दोनों के बीच में जो होता है, ये चीज़ें आसानी से हो सके, इंसान के लिए ये काम करता रहे और कंप्यूटर के लिए ये काम करता रहे, तो वहाँ पर इसके लिए डीएनएस सर्वर आपका बनाया गया था। तो आपको समझ में आ गया डीएनएस सर्वर की भूमिका क्या है। आईपी एड्रेस को जो होता है वो यहाँ पर क्या करता है, बदलता है किसको, डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में, ठीक है, चेंज करता है। ठीक, ये चीज़ पता चल गई आपको। अब डीएनएस के बिना क्या होगा, तो डीएनएस के बिना जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको इतनी सारी वेबसाइट्स ओपन करनी है तो आप इतने नंबर्स याद रखो, तो ये क्या हो जाएगा, ये मुश्किल काम हो जाएगा। अब डीएनएस की जो सुरक्षा होती है वो क्या होती है, उसे ध्यान देखते हैं। और तो डीएनएस को हैक भी किया जा सकता है, वो कैसे हो सकता है, इससे अभी आगे एक क्वेश्चन आएगा कि हैकिंग के टाइप में डीएनएस जो होगा उसके बारे में। अब डीएनएस को हैक कैसे किया जा सकता है, जैसे कि मान ले इसका जो सर्वर है उसको हैक कर लिया। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर कि आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी, आप मान लेते हैं कोई यूज़र हैं, ठीक है, आप यूज़र हैं और आपने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी कि हमको खोलना है सरकारी रिजल्ट या कोई भी वेबसाइट खोलनी है, ठीक है, आपने इसको ये भेजा। तो किसी ने अगर ये सर्वर को हैक कर रखा है तो आपको गलत आईपी एड्रेस दे देगा। ठीक है, तो आपके सिस्टम में फिर दोबारा क्या होगा, रिजॉल्वर के पास से आएगा, रिजॉल्वर के पास से आपके पास में यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर आपको आईपी एड्रेस गलत मिल जाए। तो गलत आईपी, इसको हैक कर लिया, आपको गलत आईपी एड्रेस दे दिया। जब गलत आईपी एड्रेस दे देगा तो आप गूगल या अमेजन या ट्विटर के वेबसाइट पर जाना होगा, यहाँ पर कोई एक नंबर 2 नंबर बदल देगा, तो आप किसी दूसरी वेबसाइट पर चले जाओगे। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनएस सर्वर हैक हो जाता है क्योंकि उसको गलत वेबसाइट पर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये है कि DNSSEC क्या होगा, इसका मतलब क्या हो सकता है, अगला क्वेश्चन बने। तो याद रखना है आपको, डोमेन नेम सिस्टम वही है डीएनएस,
फिर याद रखना है सिक्योरिटी एक्सटेंशंस जो होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है, अगली बार याद पूछे अगर आपसे। पहले तो क्या, ये क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया, ये क्या है, यह एक सुरक्षा प्रोटोकॉल है, ठीक है, डीएनएस के लिए। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने आपको बताया कि डीएनएस क्या है, डीएनएस के बारे में आप चीज़ें जान गए। तो हमने डीएनएस में मैंने बताया था कि ये होता है आपका डोमेन, ठीक है। डोमेन का मतलब हमने क्या बताया था समझाने के लिए आपको कि कार्यक्षेत्र। आप थोड़ा बताते हैं यहाँ पर, अभी हो सकता है अगली बार आपसे पूछे कि रूट लेवल डोमेन क्या होते हैं, ठीक है, और टीएलडी क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपसे पूछा जाए कि आप किस कार्य क्षेत्र में आप क्या काम करते हो, आपने या फिर कौन सी संस्था खोल रखी या कुछ भी करते हैं, तो आप क्या बोलते हो। जैसे मान लेते हैं कि हम कोई पर्सन है, हम जैसे हमारे पापा एग्रीकल्चर है, मतलब खेती करते हैं, छोटे किसान हैं, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं AGRI लिख लेते हैं, .AGRI समझ लेते हैं। तो हमसे रूट, ठीक है, ये सही है, हम यहाँ कहाँ जुड़े हैं, यहाँ से इससे जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमको डेटा यहाँ से लेना, ठीक है, डीएनएस इस तरीके से समझ लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमसे कोई पूछा, किसी ने पूछा कि आप क्या काम करते हो, तो हमने कह दिया कि हम एग्रीकल्चर में काम करते हैं, ठीक है, यहाँ इस तरीके से हो गया। अब फिर मान लेते हैं, इसको और डिटेल में समझाते हैं। मान लेते हैं कि कोई बंदा है, वो अमेजन में काम करता है, वो अपना सामान अमेजन पे बेचता है, या फिर हो सकता है कि वो अमेजन में डिलीवरी का काम कर रहा हो, तो उसका रूट क्या है, उसका सर्वर यहाँ पर डेटा कहाँ पर है, डीएनएस में है, ठीक है। अब उससे ये पूछा गया कि आप कहाँ काम क्या करते हो, तो उसने कहा मैं एक कंपनी में काम करता हूँ। तो कंपनी क्या है, एक रूट हो गया, सॉरी, ये अब रूट के बाद में क्या है, ये टॉप हो गया। टॉप में क्या है, सबसे पहले पूछेगा तो सबसे पहले क्या बता कि वो एक कंपनी में काम करता है, तो वो क्या हो जाएगा, टॉप लेवल डोमेन। उसका सबसे जो कार्य क्षेत्र है वो टॉप का क्या है, एक कंपनी है, ठीक है। तो टीएलडी आपको याद हो गया होगा, ठीक है। फिर मान लेते हैं कि अथॉरिटेटिव क्या होता है, यानी कि फिर उसके बाद में क्या, तो उससे पूछा ठीक है आप एक कंपनी में तो काम करते हो, लेकिन आप ये बताइए कौन सी कंपनी में काम करते हो। तो अथॉरिटेटिव मतलब उसके प्रशासन कौन देख रहा है, तो आपने बताया कि नहीं मैं अमेजन में काम करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर फ्लिपकार्ट होगा तो कोई और होगा। जैसे मान लेते हैं अब यहाँ पर ये हो गया, आप वेबसाइट मान लेते हैं सर्च करते हैं, तो आप कहाँ जाते हैं, सरकारी रिजल्ट करेंगे तो ये कॉम में आएगा, ठीक है, सरकारी रिजल्ट.com होता है, तो ये सरकारी रिजल्ट। तो आपने सब 3 स्तर 1 2 3, बस आपको ये समझाना था, तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब डीएनएस के प्रकार क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि रूट लेवल डोमेन सर्विस होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या होता है आपका टीएलडी डीएनएस होता है, यानी कि टॉप लेवल डोमेन होता है, ठीक है। अथॉरिटेटिव डोमेन होता है और रिकर्सिव होता है। रिकर्सिव क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि आप एक यूज़र हैं, ठीक है, आपने क्या किया, इसको डीएनएस को रिक्वेस्ट भेजी कि मैं एक वेबसाइट सर्च कर रहा हूँ, उसका हमें आपके सिस्टम ने क्या कि हमको इसका आईपी एड्रेस दो। तो यहाँ पर क्या होता है, रिकर्सिव डीएनएस होता है। ये क्या करेगा, जैसे मान लिया आपने कॉम सर्च किया, .org.edu सर्च मारा आपने, तो क्या करेगा, वो रूट लेवल के पास में जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पर बताया था कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले रूट यानी कि जड़ में जाते हैं, और इसका जो ट्री होता है वो उल्टा बनता है, यानी कि जड़ ऊपर रहती है, बाकी सब चीज़ें नीचे रहती हैं, ठीक है, उल्टा बनेगा, याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है जितना मैं समझा रहा हूँ। तो ये क्या पहुँच गया, हमने सर्च मारा तो सबसे पहले क्या पता चला कि हाँ ये ढूंढ रहे हैं .com, तो इसने बता दिया रिकर्सिव को। रिकर्सिव का मतलब होता है बार बार, हिंदी में दोहराना, हिंदी में होता है मतलब दोहराना, पुनरावृत्ति, बार बार करना। तो उसने रिक्वेस्ट भेजी रूट को, रूट ने बता दिया अच्छा ये .com में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। फिर इसने क्या कर दिया, एक होता है टीएलडी क्या करेगा, अच्छा तुरंत भेज देगा .com को, कॉम वाले में, ठीक है, टॉप लेवल डोमेन में। अब क्या कर देगा, इसकी इन्फॉर्मेशन इसके पास में आ जाएगी। फिर रिकर्सिव क्या करेगा, इसको भेज देगा यहाँ पर, ठीक, अथॉरिटेटिव में, जैसे कि अच्छा ये कॉम में जाना चाह रहा है अमेजन.com में, ठीक है। तब हम यहाँ पर चले जाएंगे अथॉरिटेटिव डोमेन सर्वर में, ठीक है, यहाँ पर डीएनएस सर्वर में। ये तो रिकर्सिव क्या होता है, बार बार जो दोहराता रहता है। फिर फाइनली क्या करेगा, हमको यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस दे देगा। फिर हम क्या करेंगे, हमारा सिस्टम पहुँच जाएगा आपका www करके आपका वेब सर्वर में पहुँच जाएगा। वेब सर्वर क्या है ये हम बता चुके हैं आपको। तो आपने क्या देखा, रिवाइज करा रहे हैं हम आपको फिर से कि आपने यहाँ से रिक्वेस्ट किया, ठीक है, आपने यहाँ से रिक्वेस्ट किया तो क्या किया, आपके कंप्यूटर में सबसे पहले खंगाला गया। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो कैश मेमोरी में ढूंढता है। कैश मेमोरी में क्यों ढूंढता है, तो कैश मेमोरी में इसलिए ढूंढता है कि हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हमने सरकारी रिजल्ट अभी खोल रखा था,
ठीक है, ये ध्यान रखना है। कभी कभी हो सकता है आपके इसमें स्टेप पूछ लें, इसलिए मैं इसको थोड़ा जोर दे रहा हूँ। अब मान लेते हैं आपने सरकारी रिजल्ट खोला था, फिर उसके बाद में थोड़ी देर आप क्या करने लगे, आपने खोल लिया Amazon.com शॉपिंग करने लगे, या फिर अभी फ्लिपकार्ट के बारे में देखने लगे, आपका कंप्यूटर ऑन है, आपके दिमाग में आया, फिर आपने पेज बंद कर दिया था, आपके दिमाग में आया फिर कि नहीं मुझे फिर सरकारी रिजल्ट पे जाना है, तो उसके बाद में आपने कुछ उसमें बदलाव नहीं किया, कंप्यूटर आपका ऑन है, तो जब आप फिर सरकारी रिजल्ट खोलोगे तब आपको आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए आपका सिस्टम डीएनएस के पास नहीं जाएगा, क्योंकि अभी आपने खोला था तो इसका आईपी एड्रेस आपका कैश मेमोरी में अभी भी सेव है, तो यहीं से तुरंत उठा लेगा, डीएनएस के पास में उसको जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैश मेमोरी वाला जो बीच में जो था वो आप समझ गए होंगे। तो वही काम यहाँ पर होता है। तो ये क्या करता है, ब्राउज़र क्या करेगा, ब्राउज़र जाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जैसे कि फेसबुक खोलने के लिए आपका वो फाइंड करने की कोशिश करेगा आपका डीएनएस, ठीक है, सॉरी आईपी एड्रेस फाइंड करने की कोशिश करेगा, तो वो कहाँ चले जाएगा, डीएनएस के पास में। ठीक है, अब डीएनएस के पास में यहाँ पर रूट लेवल के पास जाएगा, टीएलडी के पास जाएगा, अथॉरिटी के पास भी जाएगा, फिर फाइनली आकर के आपका सिस्टम को जो फेसबुक है उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा, और फिर आप फेसबुक पर या फिर जो वेबसाइट खोल रहे होंगे वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हो सकता है अगली बार आपसे पूछे कि डीएनएस क्यों ज़रूरी है, तो डीएनएस आपको ध्यान रखना है, उसमें 4-5 कथन दे दे, 2-3 कथन दे दे कि हाँ ये जो ह्यूमन है या मानव उपयोग के लिए या उपयोगकर्ता या यूजर्स के लिए जो आसानी हो उसके लिए है। क्यों है, क्योंकि इंसान ये वाली चीज़ें याद रख सकता है। जैसे क्या होता है, छोटा बच्चा है या कुछ भी है, हम हैं ह्यूमन बीइंग है, तो हमको इमेजेस और घटनाएं याद रहती हैं, लेकिन जो अक्षर होते हैं, टेक्स्ट होते हैं, वो हमको कम याद रहते हैं। तो इसलिए और कंप्यूटर का काम क्या है, कंप्यूटर की दुनिया का काम क्या है कि जो मानव का काम है वो आसान करना, ना कि टफ करना। अभी आपसे कह दिया जाए कि गूगल, ईबे या शॉपक्लूज या पेटीएम आपको ओपन करना, तो आपको ये नंबर से याद करने पड़ेंगे, तो इंसान के लिए कठिन हो जाएगा काम। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में डीएनएस को बिठा दिया गया, कहा कि भैया आप इनको और इनको दाहिने बाएं काम संभालो, ये आपकी ड्यूटी है डीएनएस का। ठीक है, आप समझ गए होंगे। फिर अगला क्वेश्चन था कि कंप्यूटर सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका वायरस होगा, ईमेल होगा, स्पैम होगा, हैकिंग होगा। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा आपका हैकिंग होगा। ठीक है, जो सुरक्षा में सेंध लगा दे वो हैकिंग हो जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो हैकिंग होगा वो उसके प्रकार क्या होंगे, टाइप्स ऑफ जो हैकिंग है वो क्या होंगे। तो एक तो होता है वायरस के द्वारा होता है। तो वायरस में क्या होता है, आपके सिस्टम में एक मैलिशियस कोड, मतलब एक कह सकते हैं गलत कोड आपके सिस्टम में आता है और उसको संक्रमित या फिर इन्फेक्ट कर देता है। एक तो वायरस के द्वारा हो गया। ठीक है, दूसरा आपका क्या हो सकता है, दूसरा आपका फिशिंग हो सकता है। ठीक है, याद रखना, फिशिंग आप उससे याद रख सकते हैं जैसे मछली पकड़ते हैं कांटा डाल करके, ठीक है, चारा लगा कर मछली को फंसाते हैं, वही फिशिंग है। ठीक है, ये क्या होता है, डिसेप्टिव या धोखेबाजी वाली इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में आती है, उसके द्वारा होता है। फिर आपसे क्या हो जाएगा, एक होता है यूआई रिकॉर्ड होता है, कुकीज़ थेफ्ट होता है। ठीक है, आपको ये बताना है कुकीज़ क्या होती हैं, कुकी क्या होती हैं, और इसके बारे में मैं आपको आने वाली क्लासेस में बता दूंगा, इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। एक होता है डीएनएस, आपका स्पूफिंग होता है, जैसे कि हमने बताया था कि स्पूफिंग क्या होता है, जैसे कि बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था कि आप खोलोगे तो सरकारी रिजल्ट, लेकिन क्या कर देगा, आईपी एड्रेस चेंज करके कर देगा, हैक कर लेगा और आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे पहुंचा देगा। तो ये डीएनएस स्पूफिंग एक प्रकार है हैकिंग का, आपको याद हो गया। फिर यहाँ पर हो गया आपका कि DDoS क्या है। ठीक है, ये इससे पहले वाले यानी कि क्लास नंबर 2 हमने आपको DDoS से क्वेश्चन पूछा गया था, DOS क्या है, वहाँ पर हमने बता दिया था कि DOS के साथ में DDoS क्या, दोनों बता दिए थे हमने वहाँ पर आपको। ठीक है, अब सोशल इंजीनियरिंग एक टाइप है आपका हैकिंग का। अब इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन हो सकता है अगली बार आपसे ये पूछे कि निम्न में से कौन सा हैकिंग का प्रकार नहीं है। यहाँ क्या है, DOS, फिशिंग, कुकीज़ थेफ्ट, डीएनएस स्पूफिंग और फायरवॉल। फायरवॉल आपको बताना है क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। अब इसमें हो सकता है बड़ा क्वेश्चन बना तो आपसे क्या पूछेगा, केवल 1 और 2, केवल 5 और 2, और 1, 3 और 4 उपरोक्त में से सभी, या फिर विकल्पी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपको देना है, क्योंकि हम सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दिए हैं। ठीक है, और बाकी जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको टेलीग्राम में मिलती रहेगी, जैसे कि मिल रही है आपको। तो इतना चीज़ें आपको पता चल गई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि स्पैम क्या होता है। स्पैम में क्या होता है कि आपके पास में भर भर के चीज़ें भेजी जाने लगती हैं डिजिटली दुनिया में।
ठीक है। स्पैम इज अ काइंड ऑफ अनवांटेड सॉलिसिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन सेंट आउट इन द बल्क, जैसे कि आपको एक साथ में बहुत कई सारी चीज़ें आप नहीं चाहते हैं, ठीक, ना चाहिए अनवांछित, यानी कि अनसॉलिसिटेड डिजिटल कम्युनिकेशन या फिर अनवांटेड आपको बल्क में भेजी जाती है, वो स्पैम होता है। अब इस जो स्पैम होता है उसके कुछ प्रकार होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि ईमेल के द्वारा भी भेजा जा सकता है, जो आपके जंक, जैसे कि आपके जंक ईमेल होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके लिंक दे दिए जाते हैं जो आपको गलत जगह पर लेकर के जाएंगे या फिर गलत फाइल डाउनलोड करवा देंगे, ठीक है। तो आपका एक ईमेल के द्वारा हो जाता है स्पैम। एक होता है, क्योंकि अगली बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है स्पैम का टाइप्स नहीं है या स्पैम का प्रकार है, इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इस चीज़ को आपके सामने लगा रखा है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि और कौन सा प्रकार है, तो आपको मैसेज आते होंगे, तो आप देखते हो कि मार्केटिंग से मैसेज आते हैं, मतलब सॉरी वो अपने जो कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, अपनी मार्केटिंग करने के लिए, प्रचार करने के लिए मैसेज करती हैं, आपको इतना ऑफर दिया जा रहा है या कुछ भी। तो क्या होता है, SMS स्पैम होता है, ये टाइप हो गया आपका SMS स्पैम का। एक होता है सोशल मीडिया का स्पैम, यानी कि अनसॉलिसिटेड मैसेज या फिर पोस्ट आती हैं सोशल मीडिया पर, जिन्हें क्या होता है आपको बहलाने फुसलाने का काम किया जाता है, जैसे कि आप उनके झांसे में फंसे और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है या पैसा है उससे ले सके। एक होता है फ़ोन कॉल स्पैम, जैसे कि आपको फ़ोन आते हैं, तो ये एक प्रकार हो गया, ठीक है। चौथा वाला कि आपको फ़ोन किया जाएगा कि आपके बैंक में ये दिक्कत आ गई, ये गाड़ी दिक्कत आ गई या फिर ये ऑफर मिल रहा है, तो ये भी होता है। अगली बार हो सकता है आपसे पूछें, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि निम्न में से कौन सा प्रेरणात्मक या फिर मोटिवेटेड स्पैम है। तो इसमें क्या होता है, कॉमर्शियल जो एडवर्टाइजिंग होती है, यानी कि जो कंपनियां अपना प्रचार करती हैं तो कैसे करती हैं, अपने सामान को प्रमोट करती हैं, लेकिन आपको ज़रूरत हो या ना हो, आपको वो क्या करती हैं, प्रोत्साहित करती, प्रेरणा देती कि आप आइए उनका सामान खरीदिए। तो एक तो ये होता है। एक तो मैंने आपको बताया था कि फिशिंग होता है। तो फिशिंग क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या करते हैं, ईमेल के द्वारा आपके इनबॉक्स में आपको मैसेज वो भेज देंगे, जिसमें क्या होगा, आपका एक गलत जगह का लिंक होगा या फिर कह सकते हैं कोई फाइल होगी जो क्या करेगी, आपके सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है वो चोरी कर लेगी। इन्फॉर्मेशन यानी कि कह सकते हैं आपका डेटा उसमें रखा हो, वो आपका सिस्टम आपके पास रहेगा, पूरा डेटा गायब हो जाता है। कभी किसी का हैक हुआ हो तो देखना, और उसमें छोटे छोटे जो आपके जो डेटा होता है उसमें शॉर्टकट बचते हैं, और उसको ओपन करोगे उसमें कोई डेटा नहीं होगा, ठीक है। तो ये काम होता है फिशिंग का ईमेल से। जैसे कि मान लेते हैं ये बंदा है हैकर्स है, अब ये क्या करेगा, हमको ईमेल भेज देगा, यानी अब क्या मछली की तरह हमको चारा डालेगा। हम क्या करेंगे, उसको जैसे ही ओपन करेंगे, क्लिक होते ही हमारे सिस्टम में कुछ इंस्टॉल हो जाएगा यार, हम कहीं गलत जगह पहुंच जाएंगे और सारी इन्फॉर्मेशन, वो कोड हमारे इंस्टॉल होगा और सारी इन्फॉर्मेशन इस बंदे के पास में पहुंच जाएगी, यानी कि मछली जैसे चारा खाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, वो इसके जाल में फंस जाएगी। वही काम होता है यहाँ पर फिशिंग से आया है सब। एक होता है मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन। तो मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि एक कह सकते हैं छोटा सा सॉफ्टवेयर या कोड होता है, वो आपके सिस्टम में पहुंचाने की कोशिश की जाती है जिससे कि इन्फॉर्मेशन चोरी कर सकें। एक होता है आपका स्कैम होता है। तो ये आपसे क्या किया जाता है, आपके सिस्टम में डाला जाता है, आपको प्रेरणात्मक दी जाती है कि हाँ इसको ऐसे करके कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। एक होता है आपका स्कैम होता है। तो स्कैम में आप तो जानते हो लोग क्या करते हैं, पैसा भेज देंगे या ये कुछ कर देंगे, तो क्या करते हैं आपके आइडेंटिटी रिवील करना या फिर कह सकते हैं जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसे चोरी करना। तो ये टाइप हो गया। तो आपने क्या देखा कि स्पैम हो गया, मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन और फिशिंग और कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, ठीक, एडवर्टाइजिंग। तो ये टाइप्स हो गए। फिर एक यहाँ पर है, आपने देखा होगा कि जब आप जीमेल खोलते हैं तो यहाँ पर एक स्पैम का पार्ट आता है, ठीक है। तो कुछ ईमेल्स यहाँ पर चली जाती हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर स्पैम हो गया। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, तो आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन सी ईमेल्स जो होती हैं जो स्पैम में जाती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया है और फिर रिपीट हो सकता है कि स्पैम में जो ईमेल आती है वो कितने दिनों तक रहती है, ठीक है। ये आपको बताना है, ध्यान रखना है अगर आपको पता है। बाकी आगे क्लास में हम आपको बता देंगे। अब मालवेयर क्या है, अगली बार अगर आपसे पूछे तो ये खराब सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि जो नुकसान पहुंचाएगा। हो सकता है खराब की जगह पर आपके सिस्टम में लिख दे, हिंदी में ही लिख दे कि क्या है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। मैलिशियस, तो शब्द याद रखना, मैलिशियस है। यह क्या करता है, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर डिवाइस को नुकसान पहुंचाने या फिर डेटा को चोरी करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि ये दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। क्योंकि इंग्लिश वालों के लिए तो फिक्स है
कि क्या कर देगा, मैलवेयर डाल देगा। लेकिन हिंदी वालों के साथ क्या होता है, एक ही शब्द को 4 तरीके से लिख करके लगता है कि नया क्वेश्चन आ गया है। तो हम यहाँ पर मैलिशियस, मालवेयर, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे जो टाइप्स के शब्द हैं आपके दिमाग में पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो ये क्या करेंगे, मैलिशियस हो सकता है आपको URL भेज दें या फिर मैलिशियस फाइल भेज दें। ये कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि फिशिंग ईमेल के माध्यम से। और यहाँ पर आपके सिस्टम में एक क्या आ जाएगी, टूल किट आ जाए, मतलब एक्सप्लॉइट किट आ जाएगी। किट मतलब जिसके अंदर लगभग आपके काम का सब कुछ उसके अंदर का शामिल हो, यानी कि छोटा सा कोड होगा जो उनका पूरा काम कर सके और आपके सिस्टम की वो सारी इन्फॉर्मेशन, डेटा जो भी होगा वो चोरी कर लेंगे। तो मैलवेयर समझ गए आप, मैलिशियस URL समझ गए, URL तो हमसे पहले बता चुके हैं, फाइल बता चुके हैं कि हो सकता है वो फाइल हो। फिशिंग ईमेल्स होती हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था कि फिशिंग ईमेल के बारे में मैं अगली क्लास में बताऊंगा, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया डिटेल में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एल्गोरिदम जो होता है उसका परीक्षण जो है वो द्वारा किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बहुत लोगों ने यहाँ पर आपका बता रखा है कि स्टेप के द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो आयोग का डेटा आया, आंकड़े आए, मतलब आपका जो मास्टर की आई, तो वहाँ पर इन्होंने बताया कि डेटा के द्वारा किया जाता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, बाकी आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग डील कर लेना। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि डेटा जो होता है और जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें अंतर क्या होता है, और इससे क्वेश्चन बनता है। क्या आपको पता है? आपके दिमाग में हम क्वेश्चन डालना है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर है कि मैं आपसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये किसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए, इसका उत्तर बताइए। इसका मतलब ये है कि हम आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल दे रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन पड़ा रहेगा। और होता क्या है कि जो चीज़ आप तुरंत देख लेते हो वो हो सकता है आपको इतना ना याद रहे। ठीक है, लेकिन जिस चीज़ के बारे में, जिस चीज़ का आपके दिमाग में क्वेश्चन तो आपके दिमाग में है लेकिन उसका उत्तर नहीं है, आपके दिमाग में चल रहा है, फिर आपने देखा फिर चला, फिर आपने देखा फिर चला, फिर कहीं याद अगर होता है तो फिर आपको वो भूलता नहीं है। तो वही काम हम कर रहे हैं, फिर पूछ लिया, फिर पूछ लिया, फिर पूछ लिया। तो आप कहीं पढ़ते हो, अच्छा हाँ हमसे पूछा गया था, फिर आपने पढ़ा, फिर आपने देखा। तो ये एक याद करने का तरीका है कि हाँ आपके दिमाग में मैं क्वेश्चन डालता जा रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ, पेपर निकाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो वही आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूँ, बस यही है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन में आपको अंतर बताना है। और तो यहाँ पर जो एल्गोरिदम का परीक्षण है वो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्गोरिदम होता क्या है। एल्गोरिदम को आपको ये ऐसा याद रखना है कि एक जो डायरेक्शंस होते हैं या निर्देश होते हैं, इनका एक समूह होता है। ठीक है, एक ग्रुप होता है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, किसी समस्या का समाधान करते हैं या फिर जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं हम बेरोजगार हैं और हमें नौकरी चाहिए, तो हम क्या कहते, हम सबसे पहले हम क्या समझे, हमारे दिमाग में मुझे क्या बताया गया या कहीं से पता चला कि अगर यूपी में अगर नौकरी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हैं, पीसीएस का फॉर्म भर दें या फिर यूपी SSSC के बहुत सारी जो नौकरियां हैं वो देते हैं, तो उनसे यहाँ पर अप्लाई करें। तो ये क्या होगी, एक हमारी समस्या क्या है कि हमें नौकरी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो यहाँ पर कुछ सेट इंस्ट्रक्शन है कि हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें नोटिफिकेशन आएगा तो अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म पहले पढ़ना पड़ेगा, फिर फॉर्म डालना पड़ेगा, फिर पेपर देने जाना पड़ेगा, पेट क्वालिफाई जब हो जाएगा तो मेंस का फॉर्म डालना पड़ेगा। ठीक है, फिर मेंस का पेपर देने जाना पड़ेगा, फिर फाइनली हम जब सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमें डीवी कराना पड़ेगा, मतलब जब पास हो जाएंगे, जब डीवी हो जाएगा तो जब मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे तब हमको जा कर के नौकरी मिल जाएगी, यानी कि हमारी समस्या जो हो गई वो क्या हो जाएगी, सॉल्व हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, आपने क्या देखा, ये कह सकते हैं कि ये क्या है, ये एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, निर्देशों का एक समूह है, तो इसको आप एल्गोरिदम कह सकते हैं। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया है तो ऐसे देख सकते हैं, जैसे कि मान सकते हैं आप कपड़े पहनते हैं। ठीक है, जब आप कपड़े पहनते हैं तो आप क्या करते हैं, इनको स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि सबसे पहले हम अंडरगारमेंट्स पहनेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में आपका शर्ट पहन सकते हैं या फिर ये पहन सकते हैं ट्राउज़र, या फिर टोपी लगाएंगे, ये लगाएं। तो इनका एक अपना सेट पैटर्न होता है कि ऐसा तो है नहीं कि सबसे पहले आपने एक नंबर पे इसको कर लिया, मान लेते हैं पहले ये पहन लिया आपने, दूसरे नंबर पे ये पहन लिया, ठीक है, तीसरे पे ये पहन, चौथे पर आप यहाँ आए हैं, चौथे पर आप यहाँ आए। तो कहने का मतलब ये भी एक समस्या ना लगे, लेकिन छोटे बच्चे के लिए समस्या होती है कि मम्मी सबसे पहले मैं क्या पहनूं, क्या करूं।
तो होता है ना, छोटा बच्चा क्या करता है, उसको नहीं समझ में आता है। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बता रहा था कि एल्गोरिदम होता क्या है। ठीक है, कोई भी समस्या हो सकती है, उसके समाधान के लिए एक इंस्ट्रक्शन बनाए जाते हैं, उनका एक समूह होता है, वो एल्गोरिदम होता है। अब एल्गोरिदम जो रूल्स का, जो आप कैसे नियमों का एक समूह, जिसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसको करते हैं स्टेप बाय स्टेप काम को पूरा करने के लिए। और यहाँ पर जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप, तो आपने क्या देखा, ये स्टेप तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एल्गोरिदम नहीं पूछा, एल्गोरिदम का परीक्षण कैसे करते हैं। ठीक है, तो स्टेप नहीं होगा। तो मैंने आपको बता दिया स्टेप होता क्या, ये हमने बता दिया। इन्फॉर्मेशन और प्रोग्राम बता दें, यहाँ पर आपका उत्तर होगा डेटा विकल्प आयोग के अनुसार। फिर यहाँ पर देखते हैं हम कि एक क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ पर कि एल्गोरिदम को फ्लो चार्ट का उपयोग करके प्रस्तुत करते हैं, यानी कि प्रेजेंट करते हैं। अगली बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एल्गोरिदम को प्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पर तो परीक्षण यानी कि चेकिंग की बात कही, देख है ना, यहाँ पर देखिए एल्गोरिदम में टेस्टेड, कैसे टेस्ट किया जाता है। अगली बार हो सकता है यहाँ पर ये पूछे कि प्रेजेंट कैसे किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि फ्लो चार्ट के माध्यम से इसको प्रेजेंट किया जा सकता है। अब फ्लो चार्ट क्या होते हैं, जैसे कि मान लेते हैं एल्गोरिदम ये वाला है, ठीक है, और ये फ्लो चार्ट है। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे, और आखिरी में क्या करेंगे, हम यहाँ पर लास्ट में हम क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये भी ध्यान रखना कि पहला स्टेप और लास्ट स्टेप पूछ ले तो स्टार्ट हो सकता है आपके ऑप्शन में, या फिर बिगिन हो सकता है, शुरुआत हो सकती है। यहाँ पर स्टॉप हो सकता है, या फिर आपके ऑप्शन में एंड हो सकता है। याद रखना, शुरू और आखिरी का मैंने बता दिया। आपने क्या कहा, रीड आर, तो आपने यहाँ पर ये कर लिया। फिर आपने यहाँ पर पूछा कि हमें जो गोला होता है, यानी कि जो स्फेयर होता है, ठीक है, उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन बताओ। तो आपने क्या किया, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि आर की 3 बार गुणा कर दी। तो यहाँ पर देखो वही तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या कर लिया हमने, 4/3 पाई आर को 3 बार गुणा कर दिया। ठीक है, आपस में 3 बार। तो क्या कर देगा वो, फाइंड करके यहाँ पर क्या कर देगा कि हमको वॉल्यूम जो हमें आयतन प्राप्त हो उसको प्रिंट कर देगा, या फिर वो हमारे सिस्टम पर डिस्प्ले कर देगा कि जो आपने डेटा दिया था वो ऐसा हो गया। तो अब ये बताइए कि एल्गोरिदम का परीक्षण कैसे करेंगे। परीक्षण का मतलब ये होगा कि हमारा जो हमने जो वॉल्यूम निकाला या फिर हमने आयतन निकाला वो सही आए। तो सही कैसे आएगा, सही तभी आएगा जब हम इनको यहाँ पर सही डेटा देंगे। ठीक है, हमको कुछ और चाहिए, अब डेटा हमें यहाँ पर कुछ और करना है, पाई की वैल्यू हमने कुछ और, यहाँ पर आर रेडियस हमने कुछ और दे दिया। ठीक है, मान लेते हैं रेडियस 14 थी, यानी कि त्रिज्या 14 थी, हमने दे दिया 18 या 16 दे दिया, यानी कि ये क्या है, ये डेटा है, हमने डेटा गलत लिख दिया। ठीक है, तो अब इसको टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें जो वॉल्यूम यानी कि उत्तर प्राप्त होगा वो गलत ही तो प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पर टेस्टेड कह सकते हैं, कैसे होगा, वो होगा आपका डेटा के अनुसार। और यही आयोग ने यहाँ पर दिया है। आप क्वेश्चन नंबर 79 जाकर के देख सकते हैं कि मास्टर की में जो आयोग के द्वारा जारी की गई थी। और जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर प्रोग्राम है, सूचना है, और एल्गोरिदम में मैंने आपको बताया था कि चीज़ें क्या करते हैं, हम स्टेप में चलते हैं, प्रोसेस में चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर जो गूगल है, गूगल पे हमने टाइप किया था कि जहाँ जो यूपी है, यूपी में जो लेखपाल बनने का प्रोसेस क्या है। तो एआई देखो यहाँ पर दिया, एआई ने हमको ओवरव्यू दिया। एआई ने सबसे पहले जानते हो क्या हमें बताया कि सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होता है, यानी कि पेट, सबसे पहले हमें वो देना है। उसके बाद में हमें क्या करना है, मेंस का एग्ज़ाम देना है। तीसरे नंबर पर हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना। देखो क्या कर रहा है, ये क्या चल रहा है, ये हमको स्टेप बाय स्टेप लेकर के जा रहा है, यानी कि हर चीज़ का प्रोसेस होता है। क्योंकि हम लेखपाल बनना चाहते तो हमारे लिए एक समस्या है, अब इनके लिए एक सेट रूल है, यानी कि उसका एक एल्गोरिदम है, और वो कैसे चलेगा, वो स्टेप बाय स्टेप होगा। ठीक है, ये हमको एआई बताया। तो हम आपको समझाने के लिए एआई भी क्या कह रहा है वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, अब एल्गोरिदम का परीक्षण आयोग ने बताया कि डेटा द्वारा किया जाता है, तो एक तो आयोग ने भी बता दिया। फिर हमने क्या किया, फिर एक कोरा वेबसाइट होती है, हम वहाँ पर गए, हमने उससे पूछा कि हाउ टू टेस्ट, यहाँ पे लिखा है कि एल्गोरिदम का परीक्षण टेस्टेड बाय, आयोग ने बताया डेटा। फिर हम कोरा वेबसाइट पर गए, वहाँ पर के एल्गोरिदम को टेस्ट कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ इफ़ यू मीन बीइंग टेस्टेड द एल्गोरिदम देन वी विल टेस्ट दैट, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है डेटा। ठीक है, यानी कि डेटा के द्वारा ही हम उसको टेस्ट करेंगे। फिर हमने क्या किया, एआई से पूछा
कि एल्गोरिदम का परीक्षण कैसे करें, तो वो क्या बता रहा है कि परीक्षण डेटा का उपयोग करके किया जाता है। ठीक है, ये यहाँ सब देखिए डेटा का, तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि स्टेप के द्वारा नहीं, डेटा के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो प्रश्न संख्या 5 है, इसमें पूछा गया था कि कौन सी एक भौतिक चीज है। ठीक है, यानी कि वो क्या है, वो फिजिकल थिंग्स है जिसे हम छू सकते हैं और बाहरी दुनिया में देख सकते हैं। अगर बस ये जो शब्द यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि भौतिक चीज, इसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा क्या हो गया, ऊपर नीचे हो गया। ठीक है, इसकी इंफॉर्मेशन तो हम क्या करेंगे, सारी चीजें बता देंगे यहाँ पर। अब भौतिक चीज है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है। अब तो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि ईथरनेट होता क्या है, या फिर इन्होंने लिख दिया कि तार क्या होता है। तो ईथरनेट का यूज हम करते हैं कंप्यूटर की दुनिया में या कंप्यूटर में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। इस तरीके की एक केबल होती है ये वाली, अब इसको कंप्यूटर में लगा देते हैं और किसी जो हम नेट एक्सेस कर रहे होते हैं, इंटरनेट वगैरह, तो वहां से इसको जोड़ देते हैं, या फिर अपने ऑफिस में यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी या फिर लेन में, यानी कि लाइन एरिया नेटवर्क में या फिर इंटरनेट में। ठीक है, वहां पर हमने इसको जोड़ दिया डेटा लेने के लिए। डेटा लेने का मतलब ये हो गया कि जब हम इंटरनेट से जुड़ते हैं तो हमें तो डेटा दे रहे होते हैं या डेटा ले रहे होते हैं। ठीक है, तो यही क्या होता है, ये ईथरनेट का काम होता है। तो ये इस तरीके की एक केबल होती है, आप समझ गए, ईथरनेट। ठीक है, कंप्यूटर से जोड़ते हैं और उसको कहीं और से जोड़ते हैं, जो डेटा यानी कि संचार के लिए इसका उपयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब इसको ईथरनेट को जोड़ते हैं तो जो वाईफाई की तुलना में ये ज़्यादा तेज़ी से डेटा ट्रांसफ़र करता है, यानी कि डेटा का आदान प्रदान होता है, यानी कम्युनिकेशन वाईफाई की तुलना में ज़्यादा बेटर होता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है, याद रखना, ये एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर बाकी जो दिया गया है कि पैकेट, डेटाग्राम, डेटाबेस, इंटरनेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो उत्तर होना चाहिए था वो नन ऑफ दीज, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने लिख दिया है भौतिक चीज़। ठीक है, और ये सारी क्या हैं, आपकी चीज़ें भौतिक नहीं, मतलब इन्हें आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, इस तरीके से कुछ हैं, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट हैं कह सकते हैं। ठीक है, वर्चुअल टाइप से कह सकते हैं, वर्चुअल हैं। तो इन्होंने जो आयोग ने उत्तर दिया, उन्होंने कहा है कि ये उसका उत्तर आपका पैकेट होगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि आपको पैकेट, डेटाग्राम, डेटाबेस और इंटरनेट, तो इंटरनेट के बारे में हम आपको क्लास नंबर 2 में डिटेल में बता चुके हैं। यहाँ पर पैकेट, डेटाग्राम और डेटाबेस के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी और आपका जो आगे क्वेश्चन आएगा वो आप अपनी इन्फॉर्मेशन और जो आपके जो विकल्प आए हैं, यानी कि ऑप्शन है क्वेश्चन, उनके हिसाब से आप उसको डील कर लेना। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैकेट्स क्या होते हैं। तो पैकेट्स का मतलब ये हो गया कि जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक चीज़ होती है जिसे हमें कहीं भेजना है। मान लेते हैं कि देखो ये गाड़ी थी, इन्होंने क्या किया कि भारी मतलब बहुत सारा सामान था, इन्होंने इन गाड़ी में भरा, अब लेकर के चल रहे थे। अब इतना लोड या नहीं था, या फिर कह सकते हैं इतनी अच्छी रोड नहीं थी, ना तो गाड़ी में इतना दम था कि इतना लोड ले जा सके, ना तो कह सकते हैं कि रोड कुछ भी मतलब कहीं कमी रही होगी। तो इतना सारा सामान वो एक साथ नहीं भेज सकते थे, तो गाड़ी क्या हो गई, इनकी डिसबैलेंस हो गई। तो इसका तरीका क्या है कि यहाँ पर जो कट्टे या बोरे लदे हुए हैं, ये अनाज, खाद के हो सकते हैं या किसी और चीज़ के हो सकते हैं। उनको क्या करें, अगर अलग अलग जो इन्होंने भर रखा है उनको अलग अलग लेकर के जाएं, एक एक करके, दो दो करके या तीन तीन करके लेकर के जाएं। ठीक है, इनको टुकड़ों में तोड़ लें, तो क्या होगा कि इनको आसानी से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, तो इनको हम क्या कह सकते हैं, ये पूरा अनाज था, इनको क्या करेंगे, छोटे छोटे पैकेट्स में हमने तोड़ लिया। ठीक है, बोरे में, कट्टे में बदल लिया। अब इसको आसानी से कहीं दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, या आप अपने घर ले जा रहे हो, फिर उनको क्या कर लें, फिर उठाकर इनको एक जगह हम लगा दें। एक जगह लगाए थे तो सारा अनाज हम ले करके खेत से चले थे और जो हमारे घर तक पहुंच गया, वो मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं किसान हूँ, मेरे पापा किसान है, तो वही अनाज और घर खेत ज़्यादा दिमाग में चलता है। ठीक है, तो ये सब हम आसानी से घर तक पहुंचा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमारा काम हो गया। तो ठीक इसी तरीके से पैकेट्स क्या होते हैं, तो पैकेट्स होता है डेटा को ट्रांसफ़र करने के एक करने के लिए हम पैकेट्स में तोड़ लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई ये इमेज है, ये इस फोटो को हमें क्या करना है, आपको भेजना है। मान लेते हैं आप हमसे व्हाट्सएप पर या ईमेल पर कहीं भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम आपको इसको भेजना चाह रहे हैं, तो अगर इसको एक साथ भेजेंगे तो हो सकता है ये ना जाए। तो क्या करता है, जो सिस्टम होता है, जो नेटवर्क होता है, वो क्या करता है, इसको तोड़ देता है, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देता है। तो तोड़ देगा तो लगभग कह सकते हैं 291 या फिर 203 या कहते लगभग 300 पार्ट्स में ये टूट गया। अब क्या कर देगा, एक एक
एक एक टुकड़े को भेजेगा। तो ये टुकड़ा क्या होगा, इसको पैकेट यहाँ पर कंप्यूटर की दुनिया में नेटवर्किंग में बोलते हैं। ये क्या हो गया, आपका पैकेट हो गया। तो ये आपके सिस्टम पर पहुँच गया, फिर उसके बाद में क्या हो गया, फिर ये आपके अरेंज हो गया और आपको ऐसी इमेज दिखने लगी जैसी हमने आपको यहाँ पर भेजी थी, ठीक है। लेकिन वो गई आपके पास में कैसे, वो पैकेट के फॉर्म में गई। तो पैकेट क्या है आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि हम जैसे कि खेत से अनाज पहुंचा रहे हैं, तो आपके क्या कर रहे हैं कि कैसे भी हमें क्या करना है, खेत से घर तक पहुंचाना है, ठीक है। खेत से घर तक पहुंचाना है, डजंट मैटर कि हम किस साधन से लेकर के गए हैं, ठीक है, और किस रोड से लेकर के गए हैं। तो इसी तरीके से जब डेटा ट्रेवल करता है, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पर डेटा को आपका सिस्टम ए से लेकर के सिस्टम बी तक भेजना चाह रहे हैं, तो क्या करेगा, जो रास्ता आपके घर तक सही से गया होगा, हो सकता है बीच में 3 मोड़ पड़ रही हो, 4 पड़ रही हो, तो क्या करेगा, वो घूमते 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 ऐसे जाएगा और आपके घर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर ए से लेकर के बी तक पहुंचना रहता है उसको, बस याद रखना है। तो आपके घर भी डेटा पहुंच या पैकेट पहुंच जाता है। तो आपने क्या समझा कि पैकेट डेटा की एक इकाई को संदर्भित करता है, डेटा की एक यूनिट है, याद रखना है, यूनिट है जिसे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाता है या फिर भेजा जाता है। डिजिटल कम्युनिकेशन या फिर संचार में डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजे जाने से पहले पैकेट नामक छोटे प्रबंधनीय टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। मतलब ऐसे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जिनको मैनेज करना आसान हो, यानी कि प्रबंधन का आसान हो। ये पैकेट नेटवर्क के माध्यम से स्वतंत्र रूप से यात्रा करते हुए मूल डेटा को फिर से बनाने के लिए गंतव्य पे फिर से इकट्ठा हो जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये लैंग्वेज अब आपको समझ में आ गई होगी। फिर होता है यहाँ पर आपका डेटाग्राम। तो डेटाग्राम क्या होता है, तो डेटाग्राम ये होता है कि डेटाग्राम पैकेट स्विच नेटवर्क में डेटा स्थानांतरण की एक मौलिक इकाई है, मूल इकाई है। हो सकता है कभी कभी इसे पैकेट कह दिया जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। याद रखना है कि जो डेटाग्राम क्या है, जो पैकेट स्विच जो नेटवर्क होता है उसमें डेटा स्थानांतरण के लिए एक क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट होती है या फिर मौलिक इकाई होती है, जिसे पैकेट भी कह सकते हैं। आपको ये समझ में आ गया। ये क्या होती है, ये आत्मनिर्भर होती है, ठीक है, स्वतंत्र होती है, ठीक है, और इसमें एक प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है, वो होता है यूडीपी प्रोटोकॉल। याद रखना है, हो सकता है अगली बार एग्जाम आपसे बने कि यूडीपी क्या है, तो याद रखना यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटाग्राम क्या है हमने बता दिया। अब एक प्रोटोकॉल का उपयोग करती है। आपके दिमाग में हो सकता है फिर है कि ये प्रोटोकॉल हर बार आता रहता है, तो ये क्या होता है। प्रोटोकॉल आप ऐसे समझ लीजिए, प्रोटोकॉल होता है एक जो रूल, नियम, कानून, कायदे होते हैं, इनका एक सेट होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि भारत है, भारत का एक राष्ट्रपति यानी कि राष्ट्रपति प्रेसिडेंट होगा, जिसका निर्वाचक मंडल और दोनों सदनों के निर्वाचक मंडल और मनोनीत सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। ये फिर उसके बाद में क्या आता है कि जिसको शपथ भारत का वो क्या हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो दिलाएगा, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, वो भारत का राष्ट्रपति बन जाएगा। तो राष्ट्रपति के बनने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, एक प्रोटोकॉल के तहत होती है, यानी कि कोई भी काम होगा वो प्रोटोकॉल के तहत होगा। आपको ये भी पता होगा कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है, और राष्ट्रपति पर जब अभियोग लगेगा तो उसे 14 दिन पहले इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो इस तरीके से क्या है, एक प्रोटोकॉल बनाया गया है किसी काम के लिए। यानी कि अगर प्रोटोकॉल ना हो तो आज कुछ और हो रहा है, कल कुछ और हो रहा है, तो यानी कि पूरी व्यवस्था जो होगी वो अस्त व्यस्त हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यूडीपी प्रोटोकॉल का उपयोग किया जा रहा है, यानी कि यूज़र का जो डेटाग्राम है उसके हिसाब से यहाँ पर प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। समझ गए होंगे आप। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो डेटाग्राम होता है वो क्या करता है, टुकड़ों में जाता है। अब डेटाग्राम जैसे कि यहाँ पर है, ये देखो होस्ट ए है, हम हैं, और मान लेते हैं आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आपको कुछ डेटा भेजना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँ, मेरे पास डेटा ज़्यादा है, ठीक है, डेटाग्राम। तो क्या करेंगे, जो डेटाग्राम है वो डेटाग्राम पैकेट्स क्या छोटे छोटे पार्ट में टूट गया, तो ABCD। अब देखिए, अब ये किसी माध्यम में ट्रेवल कर सकता है नेटवर्किंग में। अब एक जगह जाएगा तो क्या होगा, तेजी से नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, एक टुकड़ा किसी दूसरे रास्ते से जा रहा है, दूसरा कहीं और, तीसरा कहीं और, चौथा कहीं और। जैसे कि मान लेते हैं, अगर आप देखेंगे तो A वाला देखो पार्ट यहाँ पर ऐसे पहुँच जा रहा है आपके यहाँ, B वाला कैसे जा रहा है, B पहले यहाँ गया, फिर यहाँ इस तरीके से आपके सिस्टम तक पहुँच जा रहा है।
अब फिर उसके बाद हम सी भेज रहे हैं तो सी पहले इस तरीके से आपके सिस्टम में पहुंच जा रहा है, डी ऐसे पहुंच जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि टुकड़ों में तोड़ दिया और चारों टुकड़े जो हैं वो एक साथ रन कर रहे हैं। अब चारों टुकड़े अगर हम एक ही रास्ते पर रन करेंगे तब क्या होगा, ये यहाँ होगा, बी यहाँ होगा, सी यहाँ होगा, तो क्या होगा, आगे पीछे होंगे, यानी कि जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। तो क्या होते हैं, अलग अलग रास्तों से भेजते हैं और फिर आपके सिस्टम में आकर के यहाँ एक साथ फिर जुड़ जाते हैं और आपको पूरा डेटा एक साथ में यहाँ पर मिल जाता है। प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करते हैं, तो वो होता है आपका UDP प्रोटोकॉल होता है। अब यहाँ पर अपनी जितनी सारी चीज़ें पढ़ी आपने क्या देखा कि कैसे आपका एक डेटा पहुँचता है एक जगह से दूसरी जगह पर। क्वेश्चन आपका ये वाला था ईथरनेट, ठीक है। तो ईथरनेट के बारे में हमने आपको बताया था। अब ईथरनेट के बारे में देख लेते हैं आता कहाँ पर है। तो OSI एक मॉडल होता है, OSI यानी कि ओपन सिस्टम इंटरेक्शन, यानी कि एक मॉडल होता है। इसके द्वारा जो लेयर्स होती हैं नेटवर्किंग में, जिससे के द्वारा आपका डेटा आप डेटा लेते हैं या डेटा देते हैं तो इन्हीं लेयर के माध्यम से होकर के डेटा आता या जाता है। जैसे कि HTTP का आपने SMTP FTP का नाम सुना होगा, देखो ये इस वाली लेयर में है आपके, ठीक है। TLS/SL है, तो इन पे फोकस नहीं करते, सीधे आते हैं आपके जो आपके क्वेश्चन में हैं या फिर जहाँ जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा सबसे पहले कि ईथरनेट, तो देखिए यहाँ पर वाईफाई और ईथरनेट देखो यहाँ पर हैं, ठीक। कहाँ पर हैं ये डेटा लिंक लेयर में है। आपके लिए एक क्वेश्चन आपका ये बताना है आपको कि ये जो डेटा लिंक लेयर है, ठीक है, तो OSI जो मॉडल की जो लेयर है वो किस नंबर की लेयर में आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं UDP। तो UDP के साथ में आपको ये देखना है कि TCP है, ठीक है। ये कहाँ पर आ रहा है, ये आपका ट्रांसपोर्टेड जो आपको ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ पर आ रहा है, ठीक है। डेटा को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ठीक है, डेटा को लाया जा रहा है, ले जाया जा रहा है, इस तरीके से। अब हो सकता है आपको ये समझ में ना आ रहा हो कि ये OSI मॉडल की जो लेयर हैं ये क्या है, ऐसा क्या है। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मान लेते हैं कि E-कॉमर्स तो आप जानते हैं, आप फ्लिपकार्ट कह सकते हैं या कोई और जो शॉपिंग वेबसाइट होते हैं, इन्हें आप यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, अपना सामान हो सकता है आप उस पर बेचते हो या खरीदते हो, तो ये क्या होता है, E-कॉमर्स होता है। तो E-कॉमर्स ऐसा नहीं कि हमने क्या किया, हमें सामान बेचना है तो सीधे वो देखो ये कस्टमर है यहाँ पर, ठीक है, और ये कहाँ पर, ये कोई मान लेते हैं कि ये अमेज़न की वेबसाइट है, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ये सीधे यहाँ पर आदान प्रदान हो जा रहा है, तुरंत सामान ले लिया, सामान दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। इनकी भी एक कुछ लेयर हैं, ठीक है, इनके भी क्या है, कुछ तौर तरीके हैं जिसके हिसाब से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या करते हैं, ये सामान लेते हैं, देते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, E-कॉमर्स में क्या होगा, आपका लॉजिस्टिक्स होगा, यानी कि प्रोडक्ट होगा, आप ला करके एक जगह रखोगे, ठीक है। तो उनका क्या होगा, यहाँ पर आ गए, फिर वहाँ पर क्या होगा, वेयर हाउस में आए, एक ही जगह पर यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। जब कस्टमर ऑर्डर करता है, मान लेते हैं कि आपने यहाँ पर क्या कर लिया, आपने वेबसाइट पर सामान देखा, आपने उसको ऑर्डर कर दिया कोई प्रोडक्ट को, तो आपने क्या कर लिया, ट्रांजेक्शन कर दिया। तो ट्रांजेक्शन किया तो आपका ट्रांजेक्शन ये बैंक के माध्यम से अलग प्रोसेस हो रहा है, लेन देन हो रहा है, ठीक है। आपका प्रोडक्ट तुरंत कहाँ देखा गया, जो सामान बेच रहा है वो क्या करता है, तुरंत देखता है आपके अपने वेयर हाउस में कि हाँ हमारे यहाँ सामान है, तो क्या करता है, उसको पूरा डिटेल आपका ऑर्डर वगैरह शिपमेंट करता है। तो आपका ऑर्डर जब लेकर के डिलीवरी वाला लेकर के चला जाता है तो वो क्या होता है, शिपमेंट हो जाता है, फिर आपको आकर के यहाँ पर डिलीवर होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर कई सारी लेयर हैं, ठीक है, और सबका अपना अपना काम है। आपने यहाँ कुछ और किया, यहाँ पर बैंक कुछ और किया, यहाँ पर कोई और लोग अपना कोई और अलग काम कर रहे हैं, वेयर हाउस में अलग काम हो रहा है, डिलीवरी वाले बीच में अलग तरीके से सेम काम कर रहे हैं, मतलब कुछ काम कर रहे हैं, और लेकिन क्या आपका प्रोडक्ट सेम है उसी सामान को लेकर के, ठीक है, फिर आपको आकर के डिलीवर होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी क्या है, डेटा तो वही है, लेकिन सामान किस प्रकार का है, कहाँ मिलेगा, पेमेंट कैसे होगा, जैसे वहाँ पर हो रहा है वैसे भी यहाँ पर चीज़ें आपकी लेयर में हैं, ठीक है। वो भी एक प्रोटोकॉल का प्रयोग कर रही हैं। देखा आपके यहाँ डिलीवरी वाला जो आता है एक प्रोटोकॉल के तहत आता है, कि तमीज़ से बात करेगा, सही से आपको सामान देगा, और आप भी क्या करेंगे, उनसे अच्छे से बिहेव करेंगे, पेमेंट करेंगे, जो भी ये सारी चीज़ें, इनका क्या है, एक सेट प्रोटोकॉल इस टाइप से। तो अलग अलग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, जैसे कि पेमेंट वाले अलग कर रहे होंगे, ठीक है, जो वेयर हाउस जहाँ सामान रखा है वो अलग कर रहे होंगे, डिलीवरी वाले भैया अलग कर रहे होंगे, और जो कस्टमर हैं वो अलग कर रहे होंगे प्रोटोकॉल का फॉलो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो मैंने आपको UDP के बारे में बताया, ठीक है। तो आपने देखा कि आपका ट्रांसपोर्ट लेयर में UDP है, ठीक है, UDP है, तो UDP के साथ में आपका एक TCP भी है। तो इन दोनों को देखते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है।
तो टीसीपी में क्या है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये आप नोट कर लीजिए। फिर दूसरा क्या होता है, यूडीपी यानी कि यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। अब टीसीपी में क्या होगा कि टीसीपी में जब हमें सामान भेजना होगा या फिर हो सकता है हमें कम्युनिकेशन करना होगा या फिर डेटा भेजना होगा, तो वहाँ पर पहले से कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, पहले से, हाँ भैया क्या करते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, यहाँ पर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। जैसे कि वेब ब्राउजिंग करेंगे तो हमें सरकारी रिजल्ट या अमेजन खोलना है तो हम सिर्फ अमेजन पर या सरकारी रिजल्ट पर ही जाएंगे, तो ये टीसीपी का उदाहरण हो सकता है। या ईमेल का, ईमेल जैसे कि हमें भेजना है आपको, तो हम आपके ईमेल को पहले ढूंढेंगे, ठीक है, ईमेल को आपको इंटर करेंगे, फिर डेटा आपको भेजेंगे। तो ये उदाहरण है टीसीपी के। ये क्या होता है, ये स्लोअर होता है या धीमा जाता है, लेकिन क्या होता है, ये भरोसे का होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब यहाँ पर एक चीज़ काम आएगी, वो ये है, आपने नाम सुना होगा कि एक रजिस्टर्ड पोस्ट जाती है डाक विभाग के द्वारा, मतलब इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक के द्वारा एक रजिस्टर्ड पोस्ट होती है, ठीक है, और एक होती है आपकी स्पीड पोस्ट होती है। दोनों को मैं बता रहा हूँ। देखो इनका भी काम क्या है, डेटा को आपके पास में भेजना, ठीक है, और रजिस्टर पोस्ट क्या करती है, आपके डॉक्यूमेंट को, आपके पार्सल को, आपको कुछ भी जो उसमें डेटा ही होता है या कोई सामान होता है तो आपके पास भेजना। तो टीसीपी क्या होता है, रजिस्टर पोस्ट की तरह जाता है। जैसे कि टीसीपी को लेकर के डाकिया आएगा तो डजंट मैटर कि डाकिया किस रास्ते से आया है, किस साधन से आया है, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि डेटा कैसे ट्रेवल करता है, वो किसी भी रास्ते से पैकेट या टुकड़ों में आ सकता है, ठीक है। तो वो साइकिल से भी आ सकता है या फिर हो सकता है पैदल आ सकते हैं। तो अब आपकी अगर पोस्ट रजिस्टर्ड है, ठीक है, आपकी पोस्ट रजिस्टर्ड है तो वो लगभग कह सकते हैं वो टीसीपी की तरह है। क्यों? क्योंकि रजिस्टर्ड पोस्ट है तो वो ये नहीं होगा कि डाकिया आएगा आपके मोहल्ले में किसी को भी दे करके चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ भरोसे वाली बात आ जाती है। तो जिनका नाम लिखा होगा तो उनको दे करके वो जाएंगे, ठीक है। या फिर घर में अगर कोई सदस्य है तो आपसे पहले जो नंबर होगा उस पर बात करेंगे, फिर जिसको वो डिलीवर कराएंगे उनकी सिग्नेचर लेंगे। अगर नहीं अवेलेबल है तो डाकिया क्या करेंगे, वो आपका पार्सल या फिर आपका डॉक्यूमेंट ले करके जो लिफाफा होगा चले जाएंगे। हो सकता है एक दो बार वो ट्राई करें आपके घर पे फिर कि यहाँ आप मिल जाएं। तो ये हो जाता है टीसीपी। ये क्या करता है, रिलायबल यानी कि सिक्योरिटी सुनिश्चित करता है, ठीक है। ये क्या होता है, थोड़ा टिपिकल एप्लीकेशंस होते हैं। तो ईमेल, वेब ब्राउजिंग हो सकता है। जैसे कि मान ले बताते हैं आपको, आपने किसी को फ़ोन किया, ये मान लेते हैं ये हम हैं और ये आप हैं, हम आपको फ़ोन कर रहे हैं। तो क्या करते हैं, मेरे पास में एक फ़ोन है और आप जहाँ रह रहे हैं, आप जहाँ हैं उसके आसपास बहुत सारे फ़ोन हैं। तो क्या है, चाहे इतने फ़ोन, हमें क्या करना है, हमें टीसीपी करना है, ठीक है। क्या होगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो आप क्या करेंगे, कितने भी हों, लेकिन हम आपको पहले फ़ोन डायल करेंगे, फिर आपसे बात करेंगे, तब हम आपको डेटा देंगे बोल करके, यानी कि वॉइस में, और आप क्या करेंगे, आप हमें डेटा देंगे, यानी कि डेटा का आदान प्रदान होगा। तो ये क्या होता है, यूनिट कास्ट होता है, इसे कह सकते हैं एक तरफा टाइप का, ठीक है। यूडीपी में क्या होता है, यूडीपी में आपने स्पीड पोस्ट का नाम सुना होगा। स्पीड पोस्ट में क्या होता है कि डाकिया आपके घर में आता है, ठीक है। वो क्या करेगा, स्पीड मैटर करती है। वो क्या करेंगे, जल्दी से पहुंचाना रहता है। तो आपके घर में, आपके मोहल्ले में, आपके आसपास जिसे मिलेगा वो दे करके चले जाएंगे। थोड़ा बहुत सिक्योरिटी सुनिश्चित, ये नहीं कि कहीं भी दे करके चले जाएंगे, वो सिक्योरिटी लेंगे कि हाँ वो आपके सिस्टम पे, मतलब आपके घर पे, घर के आसपास जानने वाले जो भी होंगे उनको दे करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड मैटर करती है। तो यहाँ पर क्या है, फास्ट होगा, ठीक है। नॉन गारंटेड ट्रांसपोर्ट आपका ट्रांसफ़र होता है इसमें, लेकिन यहाँ पर बेस्ट एफर्ट दिए जाते हैं, ठीक है। ये भी क्या होता है, जो एप्लीकेशंस होते हैं, तो ये क्या होता है, जैसे कि म्यूज़िक स्ट्रीमिंग हो गया, ठीक है। जैसे कि मान सकते हैं ये कई तरीके से हो सकता है, ये यूनिकास्ट हो सकता है, मल्टीकास्ट हो सकता है और ब्रॉडकास्ट हो सकता है। यूनिकास्ट मतलब हम फ़ोन पर भी बात कर सकते हैं, जैसे कि वीवो आईपी का मतलब क्या होता है, आपको एग्जाम में पूछा गया और यूपीएससी में इसको लेकर के साइंस एंड टेक में भी इससे क्वेश्चन बना था, और शायद यूपी आरओ में भी क्वेश्चन बना था। तो ये बताना वीवो आईपी क्या होता है। अब मान लेते हैं कि आपका यूनिकास्ट तो हमने फ़ोन पे वाला सिस्टम बता दिया। मल्टीकास्ट क्या होता है कि हम कुछ कर रहे हैं, वहाँ से कुछ लोग जुड़ गए हैं, ठीक है। मान लेते हैं हम यूट्यूब पर लाइव कर रहे हैं, या फिर आप यूट्यूब पर लाइव वीडियो देखते हो, या फिर आप क्रिकेट देखते हो तो लाइव आ रहा है, जब आ रहा होता है तो मल्टीकास्ट या फिर ब्रॉडकास्ट होते हैं। तो ये क्या होता है, डेटा जब यहाँ से भेजा जाता है तो ये सारे क्या है, नोड हैं। एक शब्द नोट कर लो कि नोड,
ठीक है, नोड। तो ये सारे क्या है, नोड हैं। अब क्या हो रहा है, जब वीडियो लाइव होता है यूट्यूब से या फिर क्रिकेट लाइव हो रहा है आपका टीवी पर या फिर एप्लीकेशन पर, तो अब क्या होता है, इतने सारे फ़ोन हैं, इतने सारे यूज़र हैं, या फिर किसी कोर्स में इतने लोगों ने रजिस्टर कर रखा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सभी लोग देखें। यहाँ पर देखो कितने लोग, इतने सारे लोग हैं, लेकिन कितने, 3 ही लोग देख रहे हैं। हो सकता है कि सभी लोग देखें। तो यहाँ पर क्या होता है, स्पीड मैटर करती है। ठीक है, ज़्यादा हो रहा है, मैं थोड़ा यहाँ पर इतने पॉज कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी की जो चीज़ें हैं आपके आने वाले क्लास में धीरे धीरे कवर होती जाएंगी। तो मुझे लगता है कि अब आपके सामने वैसाई मॉडल, वैसाई लेयर या दुनियादारी जो भी कुछ आएगा तो आपको एकदम नया नहीं लगेगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो आपका रिवाइज हो रहा होगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कंप्यूटर के जनक कौन है। तो कंप्यूटर का जो जनक है वो यहाँ पर आपको बताना था। तो आप जानते हैं वो कौन है, वो चार्ल्स बेबेज हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता कि जो एक शब्द यहाँ पर लिख दिया जाता कंप्यूटर के पहले कि जो आधुनिक कंप्यूटर है, ठीक है, उसके जनक कौन है, तो क्वेश्चन आपका जो ये है उसका उत्तर बदल जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता, वो हो जाता एलन ट्यूरिंग। ठीक है, एलन ट्यूरिंग के बारे में। अब एलन ट्यूरिंग का यहाँ पर क्या योगदान आता है कि ये प्रथम आधुनिक कंप्यूटर विकसित किया था इन्होंने। और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था उसमें इन्होंने क्या किया था, जर्मन जो एनिग्मा मशीन है, कोई जो इंस्क्रिप्शन है उसको इन्होंने तोड़ा था, या फिर कह सकते हैं कि डिकोड कर लिया था। ठीक है, ये हो गया। फिर यहाँ पर आता है आपका ब्लेस पास्कल। तो एलन ट्यूरिंग हमने आपको समझा दिया, चार्ल्स वेब मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्लेस पास्कल को लेकर के एक क्वेश्चन पूछा गया था। आपका जो जूनियर असिस्टेंट का सबसे पहले पेपर हुआ था, ठीक है, जिसको मैंने आपको पहले बता रखा था कि इसको मैंने क्वालिफाई किया था। और इस समय मेरा जो है वो डीबी के लिए भी, आपका जो डॉक्यूमेंट के लिए वेरिफिकेशन के लिए जो चीज़ें थी वो आ गई, डेट वगैरह जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया था, तो ये चीज़ मैंने आपको वहाँ पर शेयर की थी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लेस पास्कल, तो ब्लेस पास्कल का यहाँ पर क्या है, ब्लेस पास्कल, पास्कलाइन, ठीक है, या फिर ब्लेस पास्कल। तो इन्होंने क्या किया था कि पहला यांत्रिक कैलकुलेटर जो था उसका आविष्कार किया था। कब किया था, तो 1642 में किया था। अब वो आपको ये ध्यान रखना है, एक शब्द मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया कि पास्कलाइन नोट कर लीजिए, पहला यांत्रिक कैलकुलेटर नोट कर लीजिए, ब्लेस पास्कल। ये होता क्या, यहाँ पे पास्कल पूछ लिया, यहाँ पर ब्लेस पास्कल पूछ लिया, अगली बार हो सकता है आपसे क्या पूछ लें, वो पास्कलाइन या फिर पास्कलीन पूछ लें। ठीक है, एक ऑप्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि पहला कैलकुलेटर बताओ और यहाँ पर यांत्रिक शब्द हटा देता, ठीक है, तो आपका उत्तर बदल जाता। जैसे कि यहाँ पर एक एक शब्द से प्रश्न का उत्तर बदल जा रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके ये सही, आपके 3 आपके ऑप्शन क्लियर हो गए। चौथा ऑप्शन आता है आपका जॉन वॉन। ठीक है, तो जॉन वॉन न्यूमैन थे। तो इन्होंने एक आर्किटेक्चर जो फॉर्मेट दिया था वो, और इनका जो मॉडर्न जो कंप्यूटिंग है उसमें एक और योगदान है। आर्किटेक्चर को हम इससे पहले वाली क्लास में बता चुके हैं। ठीक है, और इसका जो मॉडर्न जो कंप्यूटिंग है उसमें इन्होंने क्या योगदान दिया था, बहुत बड़ा योगदान है, उससे क्वेश्चन बन सकता है। वो आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहे हैं आपके पर्सनल थिंकिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7 कि निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नमेंट नहीं है। तो ई गवर्नमेंट कौन सा नहीं है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट टू सिटीजन ये आपका है। फिर यहाँ पर गवर्नमेंट टू बिजनेस ये है, लेकिन गवर्नमेंट बिजनेस टू बिजनेस ये आपका नहीं है। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर ये देखिएगा आप। ठीक, बिजनेस टू बिजनेस नहीं है, ये मॉडल है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि जो ई गवर्नमेंट है, ठीक है, ई गवर्नमेंट, तो इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि G2O यानी कि आपका गवर्नमेंट टू जो आपके जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनसे हो सकता है, गवर्नमेंट से बिजनेस हो सकता है, गवर्नमेंट से सिटीजन यानी कि नागरिक, ठीक है, सरकार से नागरिक हो सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज आपका हो सकते हैं गवर्नमेंट से जो एम्प्लॉय यानी कि उनके जो क्या हो सकते हैं जिन्होंने काम पे रख रखे हैं एम्प्लॉयज़ को। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है, G2E हो सकता है यानी कि गवर्नमेंट से आपका एजुकेशन हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट से जो अदर गवर्नमेंट्स होती हैं उनके से हो सकता है यानी कि केंद्र सरकार से राज्य सरकार हुई हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके साथ साथ हम कवर कर ले रहे हैं, आपके सिलेबस में दिया गया ई कॉमर्स के जो मॉडल होते हैं। तो ई कॉमर्स के मॉडल में होता है आपका B2B। B2B मतलब होता है कि जहाँ पर
जो फुटकर जो कस्टमर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, वो नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर बिजनेस वाले ही बिजनेस से डील करेंगे, यानी कि छोटा बिजनेसमैन बड़े बिजनेसमैन से या फिर बराबरी में लेन देन कर लेंगे। तो इसके लिए अगर आपसे पूछा जाए कि कोई फेमस वेबसाइट का नाम बताओ, तो इंडिया मार्ट इसका एक उदाहरण हो जाता है, एक एग्जाम्पल हो जाता है। हो सकता है ऑप्शन में मिले आपके। एक होता है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि C2C। तो आपने देखा होगा कि OLX का नाम सुना है, तो OLX पे क्या करते हैं, जैसे कि हमारी एक साइकिल है, पुरानी हो गई, हमें OLX पे बेचनी, तो क्या करेंगे हम, क्या हैं, एक कस्टमर हैं, और हम भी क्या कर रहे हैं, कस्टमर को ढूंढ रहे हैं, जो मिल जाए, तो ये C2C मॉडल हो जाता है। अब C2B यानी कि आपका कस्टमर या फिर कंज्यूमर हो सकता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर कभी कभी लिख के आता है, तो कंज्यूमर टू बिजनेस हो सकता है, ठीक है। हम क्या कह सकते हैं कि कोई बिजनेस मॉडल है यहाँ पर, ठीक है, वो क्या कहता है, हम उपभोक्ता हैं, हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें हम बेचना चाह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कह सकते हैं जैसे पुरानी कार है और या फिर पुराने फ़ोन हैं, तो वो कंज्यूमर से या कस्टमर से वो खरीद लेती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, फिर उनको रिफर्बिश करती हैं, फिर उनको रिनोवेट करती हैं, और क्या करते हैं, उनको मोबाइल हो गए या फिर पुरानी कारें हो गई, उनको बेच देते हैं। तो ये C2B हो जाता है। एक होता है B2C, ठीक है, जैसे कि बिजनेस टू आपका कंज्यूमर या फिर कस्टमर, ये अमेजन में आता है। लेकिन आपको ये और बताना है कि क्या जो एक उदाहरण हो सकता है, आपको ये बताना है कि क्या जो अमेजन है वो सिर्फ B2C में काम करता है या फिर इनमें से कोई और भी जो हैं मॉडल हैं उनमें भी काम करता है, आपको ये बताना है। आपके लिए एग्जांपल है, वो सॉरी मतलब ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था कि अंकगणितीय संचालन और तार्किक संचालन किसके द्वारा किए जाते हैं, तो आपको पता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस और जो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं परफॉर्म बाय क्या होता है, वो ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। आप क्या करते हैं, आप यूनिट देते हैं, जो क्या करते हैं यहाँ पर CU में जाता है। CU का मतलब देखो यहाँ पर CU लिखा है, तो CU का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। CPU तो सेंट्रल प्रोसेसिंग, CPU तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर आता है आपका ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें आउटपुट मिलता है। मैंने आपको वो चीज़ बताई नहीं, मैं आपको फिर रिकॉल कर रहा हूँ कि डेटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर बताओ, यहाँ पर उसका प्रयोग होता है। इनपुट में क्या करते हैं, आउटपुट में हमें क्या मिलता है, यहाँ पर डेटा क्या है और इन्फॉर्मेशन क्या है, आंकड़े क्या हैं यानी कि सूचना क्या है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ALU हो जाएगा, ठीक है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। फिर यहाँ पर है कि IMPS यानी कि इसका मतलब आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो IMPS का मतलब होता है इमीडिएट यानी कि तुरंत पेमेंट सर्विस, यानी कि तुरंत जो पेमेंट है, तुरंत भुगतान की, त्वरित भुगतान की जो सेवा है वो IMPS होती है। और इसको मैनेज कौन करता है, UPI, आप जो ऑनलाइन पेमेंट करते हो, या फिर IMPS है, तो इसको मैनेज कौन करता है। अच्छा, आपको ये बताना है कि NPCI क्या है, ठीक है, ये आपके लिए है। फिर देखते हैं कि PCI का मतलब आपसे पूछा गया था, मतलब बताओ, ठीक है। तो इसका मतलब था आपका कि पेरिफेरल कंपोनेंट, ठीक है, जो इंटरकनेक्टेड, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, ठीक है, यानी कि विकल्प B आपका इंटरफेस हो जाएगा। तो पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, आपका विकल्प D यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है, विकल्प D, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड। पेरिफेरल मतलब होता है, जैसे कि मान लिया ये क्या है, ये मदरबोर्ड है, ठीक है। पेरिफेरल मतलब होता है परिधि, ठीक है, यानी कि पेरीमीटर, यानी कि उसके आसपास का एरिया। अब इससे क्या हो जाएगा, जो तो ये पेरिफेरल हो गया। P का मतलब कंपोनेंट, मतलब कुछ चीज़ें होंगी जो इससे जुड़ेंगे, जैसे कि ये, और कैसे जुड़ेंगी, I मतलब इंटरकनेक्टेड यानी कि अंदर से जुड़ी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पेरिफेरल इंटरकनेक्टेड कंपोनेंट का, पेरिफेरल जो पीस है ये, इसका मतलब समझ में आ गया, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, ठीक, जो अंदर से होंगे। अब इसमें क्या होगा, ये मदरबोर्ड कह सकते हैं, समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे स्लॉट्स बने होंगे जिनसे चीज़ें आसपास से जुड़ सकेंगी। पेरिफेरल में क्या है, हम माउस जोड़ लेते हैं, कीबोर्ड जोड़ लेते हैं, या फिर वो चीज़ जोड़ लेते हैं, तो इसके लिए स्लॉट बने होते। तो यहाँ पर देखो PCI स्लॉट दिया गया है, ठीक है। इसी तरीके से आपके CPU सॉकेट, रैम स्लॉट, ठीक है, आपका जो फ्लॉफी कनेक्टेड है, ठीक है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं, जो बाकी सारे स्लॉट दिए गए हैं। आपके लिए यहाँ पर एक चीज़ बतानी है, CMOS जो बैटरी के लिए यहाँ पर जो स्लॉट दिया गया है, तो इसमें जो लिखा हुआ है CMOS, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। बाकी आपको सेमीकंडक्टर के बारे में आगे बताएंगे।
फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि मानव जैसा दिखने वाला रोबोट को कहा जाता है। ये प्रश्न संख्या 11 आपसे पूछा गया था। तो ये क्या होता है, पर्सोनाइड होता है, ह्यूमनाइड होता है, हेड रोबोट होता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा, जो मानव की तरह रोबोट देखे, ठीक है, वो क्या होगा, वो ह्यूमनाइड रोबोट होगा। देखिए ये क्या है, ये ह्यूमनाइड रोबोट है। अब ये मानव की तरह बैठा है, मानव की तरह दिखता है, मानव की तरह काम कर रहा है, उसी को उसको कॉपी करने की, इंसान को कॉपी करने की कोशिश करता है। तो इसको याद कर, इसको देख कर कुछ याद आया? पहले क्लास में मैंने बताया था आपको मशीन लर्निंग, ठीक है, तो कुछ याद करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आपने क्लास की तो जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है आपका ह्यूमनाइड हो गया। फिर एक यहाँ पर आता है पर्सोनाइड रोबोट। तो इस तरीके से जो आप रोबोट देख रहे हो ये पर्सोनाइड रोबोट में कह सकते हैं। इस तरीके से कुछ मॉडल आते हैं जो प्रेजेंट अब देखने को पाते होंगे। फिर यहाँ पर एक आपका आता है हेड रोबोट, ठीक है। हेड रोबोट यानी कि सिर्फ ऊपर का सिर होगा इंसान की तरह, ठीक है, वो और क्या होगा, वो भी एक रोबोट होगा। फिर यहाँ पर आपका लेग रोबोट जो आते हैं, ठीक है, ये वाला देखिए यहाँ पर पैर वाले रोबोट, ठीक है, पैर वाले रोबोट या फिर लेग रोबोट, तो ये पैर वाले रोबोट हो जाते हैं, ठीक है। तो रोबोट के टाइप्स हो गए। तो चार ऑप्शन थे, तो चारों चीज़ें मैंने आपको बता दी। हो सकता है अगली बार ये पर्सोनाइड आ जाए, ये हेड आ जाए या लेग्ड आ जाए। फिर यहाँ पर चीज़ें पूछी गई, यानी कि प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया कि निष्पादन में प्रोग्राम को कहा जाता है, यानी कि प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन क्या कहा जाएगा। तो वो हो जाएगा आपके आयोग के द्वारा जो आंसर किया है उसमें बताया गया कि प्रोसेस कहा जाएगा। मास्टर की में था तो ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं प्रोसेस क्या है और प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम क्या है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपके घर में कोई फंक्शन है, आपने क्या करा, आपके घर में क्या है, वो प्रोग्राम है, ठीक है, कोई भी बर्थडे पार्टी है, ठीक है, या फिर कोई शादी का सेलिब्रेशन है, कुछ भी है, तो आप क्या करते हो, कुछ भी करना है तो उसका एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपको सबसे पहले काम कौन सा करना है, उसके बाद कौन सा करना है, किसको बुलाना है, किसको कैसे ट्रीट करना है, कहाँ बिठाना है, क्या खिलाना है, एक एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक प्रोग्राम था, तो उसमें क्या करना है, तो कैसे करना है, तो आपने करना शुरू कर दिया, तो ये क्या होता है, निष्पादन होता है। आपने निष्पादन किया, ठीक है, यानी कि एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन आपने किया। तो ये सब कुछ मिला करके क्या हो जाता है, इन दोनों क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोसेस। तो आपने क्या किया, एक प्रोसेस के तहत सारे काम को निपटाया आपने, ठीक है, अच्छे से काम किया। तो इसका विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन था 13 नंबर। यहाँ पर दिया गया है आधार डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस इससे पहले वाले क्वेश्चन में था जहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया था, ठीक है, इसलिए क्योंकि मुझे उसे यहाँ पर बताना था। तो आधार डेटाबेस, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम बाद में बताएंगे, इसका उत्तर बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आधार में जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है। तो आधार से पहले भी हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, डेटाबेस। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि जो डेटाबेस होता है वो क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज डेटाबेस। क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था 15 नंबर, इसमें डेटाबेस था। जैसे कि मान लेते हैं कि जब कंप्यूटर नहीं थे या फिर हमारे घर में कंप्यूटर नहीं था, तब ये मान लेते हैं कि इस समय तो अलमारी ऐसी होती है, हमारे टेबल थी या अलमारी थी, लोहे की थी या दीवार में ही ईंटों की बनी हुई थी, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से थी, इस तरीके से थी, ठीक है, मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते थे, यहाँ पर हमने कोई एक सामान रख लिया, एक सामान यहाँ पर मान लेते हैं हमने बुक रख दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने हो सकता है अपने यूज़ के जो थे ग्लास वगैरह रख दिया, यहाँ पर मान लेते हैं हमने यहाँ पर चार्जर रख दिया, यहाँ पर मान लेते हैं या अपने इलेक्ट्रिक सामान रख दिया, ठीक है, आपने यहाँ पर पेन या फिर डॉक्यूमेंट रख दिया, तो इस तरीके से रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपका जो भी कुछ है वो क्या है, ये डेटा। यहाँ पर मान लेते हैं आपने कपड़े रख दिया, कुछ चीज़ें रख दिया, तो लेकिन यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन ही रख रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर सिर्फ डेटा रखेंगे, यानी कि बुक्स रखेंगे, किसी में फ़ोन रखेंगे, किसी में डॉक्यूमेंट रखेंगे। तो ये क्या हो जाता है, एक हमारा बेस है, एक सतह है, एक जड़ है, जगह है, जहाँ पर हम क्या रख रहे हैं, डेटा रख रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक वे में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, अ डेटाबेस इज एन इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्ड होगा, क्या होगा, सिस्टमैटिक कलेक्शन होगा किसका, डेटा का। एक तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक
भंडारण होगा और सिस्टमेटिक तरीके से होगा। ठीक है, कि पहले वाले में क्या रखेंगे, दूसरे वाले में क्या रखेंगे। अब मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा, हमने एक डेटाबेस बना रखा है जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपना डेटा रखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या कर लिया, कहीं पर हमने अपने डॉक्यूमेंट रख लिया, कहीं पर हमने वीडियो फाइल रख लिया, क्लासेस रख लिया, लेक्चर्स रख लिया, कहीं पर हमने PDF रख लिया, कोई और डेटाबेस है। यानी कि पहले वाले में हमें हमारे क्या हो जाएंगी, क्लासेस मिल जाएंगी, दूसरे वाले हमें नोट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर हमने जो फॉर्म भरा है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो हमारे जो एडमिट कार्ड हैं या फिर जो एप्लीकेशन जो फॉर्म जो हमने भरे हैं वो यहाँ पर हो। तो क्या हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पर सिस्टमैटिक रखा है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा ये डेटाबेस क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर और ये किसी भी प्रकार के डेटा को कंटेन करते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के डेटा हो सकते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, डेटाबेस है। अब जितना डेटा, अब मान लेते हैं, अब आ जाते हैं हम यहाँ पे कंप्यूटर की दुनिया में। ठीक है, अब हम कंप्यूटर की दुनिया में दिन भर में अपने फ़ोन से जितना डेटा हम यूज़ करते हैं, जैसे आप सुबह से लेकर के 24 घंटे में शाम तक यूज़ करते हैं, तो क्या उतना डेटा आपके फ़ोन में स्टोर है? नहीं स्टोर है ना। लेकिन फिर भी आप स्टोर करते हैं। कैसे? आपके पास एक कनेक्शन है इंटरनेट के द्वारा, यानी कि उस पर डेटा आता है, जाता है, आता है। आप कमांड करते हो, ठीक है, रिक्वेस्ट भेजते हो, आपको डेटा मिलने लगता है, आपके पास डेटा आता है। डेटा आता कहाँ से? वो डेटाबेस सर्वर में आपका वो वहाँ पर रखा गया है। ठीक है, वहाँ से आता है। जैसे कि आपने यहाँ से रिक्वेस्ट की, वो वेब सर्वर में रिक्वेस्ट की। जैसे कि आपने कहा कि हमने अपने गूगल ड्राइव में फ़ोटो सेव किए थे, हमें फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आपने क्या डाला, www.googledrive.com। आप भले ही आप सीधे एप्लीकेशन से चले जाते हो, लेकिन वो जाता उसी तरीके से। तो आप वेब सर्वर में आप जाते हो, रिक्वेस्ट करते हो। वेब सर्वर क्या है, इससे पहले भी क्लास में बता चुके हैं। अब क्या करता है वेब सर्वर, क्या कहाँ चला जाता है कि अच्छा हाँ हमारा डेटा कहाँ पर सेव है, तो ये गूगल ड्राइव के पास चला जाता है। देखो अभी गूगल ड्राइव का डेटा है, जैसे मान लिया आपने OTT प्लेटफॉर्म खोला, आपने कोई एप्लीकेशन खोली। ठीक है, आपने मूवी के पास, मूवी आपको चाहिए, देखना है आपको, तो आपने सर्वर से यहाँ पर वेब सर्वर से रिक्वेस्ट की। उसने क्या किया, उसको पता चला कि ये इस डेटाबेस में हमारी मूवी जो है वो यहाँ पर है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा, फिर आपको मूवी ला करके दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट जा रही है, यहाँ पर आपको क्या हो जा रहा है, यहाँ पर आपको रिसीव हो जा रही है इन्फॉर्मेशन। तो यही डेटाबेस होता है और यही डेटाबेस का काम होता है। अब अगर हम आधार डेटाबेस की बात करें, तो जो आधार का जो डेटाबेस बनाया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। आधार का जो डेटाबेस है, तो आधार के डेटाबेस में आपका क्या सेव है, डेटा सेव है ना। तो आपकी जो फोटो है वो वहाँ पर सेव है। मैंने क्या बोला, डेटा के कई टाइप्स हो सकते हैं, तो आधार का एक डेटाबेस है। ठीक है, फोटो सेव है वहाँ पर। आप तो क्या है, वो क्या है, एक पिक्चर के फॉर्म में डिजिटली है, टेक्स्ट के फॉर्म में आपका वहाँ पर पता है उनके पास में, नंबर्स के फॉर्म में उनके पास में आपकी क्या है, डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, आपके मकान का नंबर है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है, आपसे जब भी कोई चीज़ वेरीफाई करानी होती है ऑनलाइन, तो आपसे नहीं कहते अपना नाम बताओ, सब कुछ बताओ, दुनियादारी बताओ। आपसे वो सीधे क्या कहते हैं कि हमको अपना आधार नंबर बताओ, OTP से हम वेरीफाई कर लेंगे। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं, उनको वेबसाइट का एड्रेस नहीं चाहिए, यानी कि डोमेन एड्रेस नहीं चाहिए, उनको सीधे क्या चाहिए, उनको IP एड्रेस चाहिए। पहला वाला क्वेश्चन याद आया, तो कुछ इस तरीके से लिंक करके आप उसको याद कर सकते हो। अगली बार हो सकता है अगर आपसे पूछे UIDAI, तो याद रखना है क्या है वो इसको आधार जो डेटाबेस है, क्योंकि डेटाबेस आपके सिलेबस में है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जोर दे रहा हूँ। ये पूछा जाए कि जो आधार का डेटाबेस है इसको मैनेज कौन करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि UIDAI इसको मैनेज करता है। ठीक है, जहाँ पर किस टाइप का डेटा होता है, वो डेमोग्राफिक होता है, यानी कि जनसांख्यिकी। ठीक है, बायोमेट्रिक डेटा भी वहाँ पर है। ठीक है, और किनका है, जो भारत के आपके क्या है, रेजिडेंस है, यानी कि जो भारत के क्या हैं, निवासी हैं। ठीक है, उनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट सर्विस और जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वहाँ पर इसका यूज़ होता है। तो ये डेटाबेस आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि डेटाबेस के पहचान जो उसकी जो वहाँ के डेटाबेस के माध्यम से पहचान और प्रमाणीकरण के साथ में एक भुगतान किया जाता है जो कहलाता है। तो क्या होता है, वो होता है आधार से पेमेंट हो जाता है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, वहीं से आपके पहचान और प्रमाणीकरण करके आपको भुगतान कर देते हैं। ठीक है, वो होता है आपका AEPS। ठीक है, अब AEPS के बारे में देख लेते हैं। AEPS यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, ये सिस्टम है ना कि सर्विस है। ठीक है,
क्योंकि जब ऑप्शन बनेगा तो सिस्टम सर्विस डाल के कंफ्यूज कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है, देखो एनपीसीआई हमने पूछा था, एनपीसीआई क्या है, देखो यहाँ पर एनपीसीआई होगा, यहाँ पर दिया गया, फिर भी आपको बताना है, ध्यान रखना है कि एनपीसीआई क्या है। और ई-केवाईसी तो आप जानते होंगे, तो इसका मतलब फुल फॉर्म याद रखना है आपको, डिजिटल इंडिया। पॉइंट आपके, ये जो पॉइंट्स हैं आपके दिमाग में रहने चाहिए। फिर आता है आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि निम्न में से कौन सा एईपीएस के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि एईपीएस के अंतर्गत हम क्या, जो पेमेंट सिस्टम है इसमें कौन किस किस टाइप के जो पेमेंट हो सकते हैं वो कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हो, देखो आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो मोबाइल में या डीटीएच में, पैसा किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और ये जो भारत पे टाइप से हैं, ये एमपॉस हैं, इनको छोड़ देते हैं, आप देख लेना, आगे क्लास में क्लियर कर देंगे। कार्ड्स के द्वारा बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हो और यूटीआई कर सकते हो, और आपका जो कैश विड्रॉ कर सकते हो कहीं पर जा करके, जो आपका जो पॉइंट होता है वहाँ पर। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है NSDL, ये क्या है, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ रखे हैं और आगे क्लास के लिए, आने वाली क्लास में। फिर आगे दिया गया है कि कंप्यूटर की जो मूल भाषा है उससे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है वो, है मशीन है, असेंबली है, ठीक है, सामान्य है, उच्च स्तरीय है, यानी कि कह सकते हैं मशीन, असेंबली, नॉर्मल या फिर हाई लेवल। तो कंप्यूटर की भाषा क्या होगी यहाँ पर, तो कंप्यूटर की भाषा हो जाती है वो मशीन स्तर की भाषा हो जाती है, यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज, ठीक है। अब मशीन लेवल लैंग्वेज देखते हैं क्या होगी। आप ये देखिए यहाँ पर कि मशीन लैंग्वेज इज अ फंडामेंटल लैंग्वेज ऑफ ए कंप्यूटर, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग इंस्ट्रक्शन एंड डेटा इन बाइनरी नंबर्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है, हम कंप्यूटर से कुछ भी कहते हैं कि हमारी ये समस्या है, इसका समाधान करो, यानी कि ये गणना है, ये करो, ठीक है, या फिर कोई क्वेरी से इसका समाधान करो, या फिर ये प्रोग्राम हम सेट करें, कुछ करो। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक हार्डवेयर है जो कह सकते हैं सेमीकंडक्टर से, प्लास्टिक से, ये मेटल से, इससे बना हुआ है। अब कंप्यूटर हम कुछ बोल रहे हैं, अब वो फारसी, उड़िया या फिर संविधान में जो 22 भाषाएं दी गई हैं, ठीक है, या हमारी जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं, कल्चरल लैंग्वेज, उन्हें थोड़ी ना समझेगा कि आज तमिल वाला बता रहा है, हिंदी संस्कृत, कुछ नहीं, ठीक है। वो सिर्फ क्या समझता है, कंप्यूटर अपनी भाषा समझता है, यानी कि वो क्या समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब मशीन में क्या है, बाइनरी को समझेगा। बाइनरी में क्या है कि 1 0 0 1 है, 0 1 के फॉर्म में समझेगा। जैसे कि हमने इतनी इन्फॉर्मेशन लिखी, वो क्या समझेगा, वो 0 और 1 के फॉर्म में समझता है, ठीक है, वो हार्डवेयर है। जैसे कि हमने यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन दिया, वो यहाँ पर ये एड्रेस वाइज को ये कन्वर्ट हो गया जाकर के मशीन भाषा में, तब आपको जाकर के आपका कंप्यूटर समझता है और परफॉर्म करता है। जो आप इसके यहाँ पर बैठ के यूज़ करते हो उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब होता क्या है कि सिलेबस दे दिया है और एक क्वेश्चन आपसे टफ से टफ, डीप से डीप बनाते जा रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना पहले पेट करवा लेते हैं, पेट से कुछ लोग छट जाते हैं, फिर उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम कराते हैं। तो उनका मतलब कह रहा था कि जितना लड़कों को बाहर करना, और बाहर होते ही हैं। जैसे कि आपके पोस्ट मान सकते हैं कि 1000 आ रही हैं, 2000 आ रही हैं, या 200-300 आ रही हैं, लेकिन फॉर्म लाखों में पड़ रहे हैं, तो सबको बाहर ही तो करेंगे। तो जितना ज़्यादा ध्यान देगा वो उतना ही ज़्यादा पेपर के क्लोज जाता जाएगा और क्वालिफाई कर जाएगा। फिर आता है लो लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो मशीन लैंग्वेज इज कंसिडर्ड अ लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो होती है उसी को निम्न स्तर या फिर लो लेवल लैंग्वेज समझा जाता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द हार्डवेयर एंड रिक्वायर्ड टू डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सीपीयूज आर्किटेक्चर। जो सीपीयू का जो आर्किटेक्चर होता है, यानी कि जो हार्डवेयर कह सकते हैं, जो उसके लिए जो रिक्वायर्ड लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो क्या होती है, लो लेवल, यानी कि कह सकते हैं आपका जो मशीन, और मशीन क्या होता है, बाइनरी, यानी कि 0 और 1। फिर आता है आपका असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली का लैंग्वेज में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ी सी स्लाइटली, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज यूज़ की जाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या यूज़ होंगे, मैनोमिक। मैनोमिक का मतलब कह सकते हैं कि शॉर्ट कोड यूज़ होंगे। जैसे कि हम यहाँ पर क्या बोले थे, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, तो हम क्या बोले थे, UDP, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर बोल दें कि आपको एडिशन करना, ADDITION पूरी स्पेलिंग लिखेंगे, लेकिन जब असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, ADD सिर्फ लिख देंगे। तो मैनोमिक हो सकता है या फिर शॉर्ट फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहाँ पर यूज़ होता है, असेंबली लैंग्वेज में। अब इससे क्या होगा, जिससे कि थोड़ा इंसान को राहत हो, ठीक है, और मशीन भी इसको डिकोड करके समझ ले। अब मशीन इसको डिकोड करके असेंबली लैंग्वेज को कैसे समझती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये असेंबली लैंग्वेज है,
ये हमने क्या कर लिया, कंप्यूटर के लिए तैयार की। अब कंप्यूटर इसको समझे तो ये ट्रांसलेट हो जाएगी ट्रांसलेटर के द्वारा, ठीक है। अब ये मशीन लैंग्वेज में बदल जाएगी, फिर आपको इसको कंप्यूटर क्या करेगा, रीड करेगा। अब यहाँ पर एक शब्द है यहाँ पर असेंबलर, ठीक है। तो अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, ठीक है, वो क्या कहलाता है, असेंबलर कहलाता है। यानी कि इस लैंग्वेज को मशीन में जो बदलेगा वो क्या हो जाएगा, असेंबली को मशीन में वो असेंबलर होगा, यानी कि ट्रांसलेट करेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर आता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि क्या होता है, जो ह्यूमन रीडेबल होती हैं, यानी कि जो इंसान पढ़ लेता है, ठीक है, जिनका यूज़ कहाँ पर होता है, पाइथन, जावा, ठीक है, C++, इनमें सब में होता है। अब आपके लिए एक टाइप यहाँ पर एक कंपाइलर या फिर कह सकते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर, ठीक है। इसको नोट करो, आपके दिमाग में रखो या फिर कमेंट करके बता दो, तो लोगों की भी मदद हो जाएगी आपके द्वारा। और जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कमेंट कर दिया, तो कमेंट करने से होगा क्या कि मान लेते हैं कि थोड़ा उसमें कोर्स को सुधार करना, तो आप किसी ने आपको कमेंट कर दिया या फिर आपके कमेंट को किसी ने लाइक कर दिया, तो हो गया क्या कि आपके पास कभी नोटिफिकेशन या कभी आप देखें तो आपके दिमाग में रिकॉल होता रहेगा, अच्छा हमने ऐसा बोला था, अच्छा इसमें इतना भी सुधार हो सकता है। तो जब एक वार्तालाप चलती रहती है फ्री में कभी कभार, तो आपको चीज़ें बिना कुछ किए भी रिवाइज होती रहती हैं, तो एक चीज़ के बहाने 4 चीज़ें याद आ जाती है। तो ये आपके लिए एक फ़ायदा है, बाकी आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। फिर तो आपने क्या देखा, आपने पढ़ा कि मशीन लैंग्वेज तो ये मशीन हो जाती है, असेंबली लैंग्वेज तो असेंबली हो जाती है, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको फाइनली यहाँ पर रिवाइज हो गया होगा फोटो देख करके, ठीक है, इनके फॉर्म को देख करके किस टाइप से हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि एक प्रणाली है, यानी कि अ सिस्टम, एक सिस्टम है, ठीक है, जिसका उपयोग कंप्यूटर द्वारा डेटा के व्यवस्थित भंडारण को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखो एक शब्द लिखा हुआ है व्यवस्थित भंडारण, यानी कि तितर बितर किसी भी तरीके से नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑर्डिनरी स्टोर्ड डेटा। तो वो क्या होता है, तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया था डेटाबेस क्या होता है। तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम, यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, प्रणाली हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली। अब देखो ये क्या है, ये हम यहाँ पर कंप्यूटर है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब हमारा डेटा कहीं पर ये स्टोर है, ठीक है, ये स्टोर है, ये डेटा है, जिसमें डेटा में क्या है, हमारी ये फाइलें हैं, ठीक है, या नोट्स या जो भी कुछ सेव है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसको भी कोई क्या कर रहा है, एक सेटिंग है उसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है। तो इस पूरे सिस्टम को क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो आपने देख लिया था डेटाबेस क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। डेटाबेस क्या है ये आपने पढ़ लिया था। अब देखेंगे इसके बाद में कि जो DBMS क्या है। हो सकता है अगली बार ये आपसे पूछा जाता है कि DBMS क्या है, तो याद रखना कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ये है क्या, तो ये है आपका सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसका प्रयोग क्या कैसे किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है डेटाबेस को, किसको, डेटाबेस को क्रिएट करना यानी कि बनाने के लिए, डिलीट करना यानी मिटाने के लिए, मैनेज मतलब उसको प्रबंधित करने के लिए कि थोड़ा ऊपर नीचे अप डाउन नाम बदल दें, कुछ कर दें, इस तरीके से। जैसे कि मान लेते हैं आपने गूगल ड्राइव है, ठीक है, आपके स्तर पे बताते हैं, तो आपने क्या किया, वहाँ पर आप कोई फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं, अलग फोल्डर क्रिएट कर दिया। तो आपने क्या कर लिया, एक में आपने क्या कर लिया, फोटो रख दिया, एक में आपने डॉक्यूमेंट रख दिया, ठीक है, एक में आपने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट में क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट तो हमने यहाँ पर रख लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2 फोल्डर बना देंगे, ठीक है। 2 फोल्डर ऐसे बनाएंगे, इसमें क्या कर देंगे, एक में हम अपनी मार्कशीट रख देंगे, एक में अपने कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट रख देंगे, और एक में क्या कर देंगे, हम अपने एडमिट कार्ड या फिर एप्लीकेशन रख देंगे। यानी कि मान लेते हैं हम कहीं पेपर देने जाएं तो हम सब कुछ ना लेकर के गए, या कुछ खो जाए तो मोबाइल से हम कहीं पे निकलवा सकें। तो आप क्या कर रहे हैं, आपने क्या किया, क्रिएट किया। फिर क्या होता है, आपने देखा कि हमारे पे एग्जाम हो गया, यहाँ पर हमने जो एडमिट कार्ड अपलोड किया था उसको क्या कर दे रहे हैं, फालतू, तो आपने क्या कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। आपने क्या किया, इसको यहाँ पर इस वाले पार्ट को डिलीट कर दिया। तो आपने क्या किया, डेटाबेस में आपने किया डिलीट, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि कुछ इनमें नाम में परिवर्तन है, तो एडमिट कार्ड 1, एडमिट कार्ड 2, या फिर इनके नाम बदल दिया कि पिक्चर 1, या फिर ये 2025 का या 26 का था या 27 का जो भी था, ईयर के थे, एग्जाम थे, तो उनको आपने क्या किया, मैनेज किया, ठीक है। तो कहाँ पर मैनेज किया, डेटाबेस को किया, किसके द्वारा, आपने
DBMS सॉफ्टवेयर है। इस तरीके से समझ सकते हैं आप। दूसरे शब्दों में अगर समझें तो DBMS एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए, डिलीट करने के लिए, एक्सेस मतलब हमें वहाँ तक पहुँच करने, एक्सेस का मतलब होता है पहुँच, ठीक है, उसके लिए किया जाता है। अब डेटाबेस क्या होता है? बहुत सारे प्रोग्राम का एक समूह है जो यूज़र और डेटाबेस के बीच में क्या करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है। जैसे कि मान लेते हैं ये हम उपयोग करते हैं, ये आप हैं और आपका डेटाबेस में डेटा सेव है। अब हम डेटाबेस में डेटा को कैसे डिलीट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, कैसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, तो ये सारा काम इंटरफेस का एक इंटरफेस होता है, कौन? DBMS, ठीक है, वो आपको इस तरीके से वहाँ तक ले जाता है, पहुँचाता है। बाकी इंग्लिश वाले भैया आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक, क्रिएट करना, डिफाइन करना, मैनिपुलेट करना, शब्द अगर चेंज होकर एग्जाम में पूछा जाए, या फिर इनको इनेबलिंग इफिशिएंट स्टोरेज, ठीक, रिट्रीव करना मतलब पुनर्प्राप्ति करना, या फिर डेटा को ऑर्गेनाइज करना, इस तरीके से। तो फाइनली आप देख सकते हैं आपने क्या किया कि ये आपका सिस्टम है, और तो सिस्टम के द्वारा क्या है, आपको DBMS आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो DBMS क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो यहाँ पर क्या है, इससे आप क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर, रिट्रीव, सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन है क्या यहाँ पर, आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, और आपका डेटा यहाँ पर है, लेकिन आपको डेटा तक पहुँच और डेटा की आप तक पहुँच सुनिश्चित कैसे होगी? वो DBMS से होगी, यानी कि डेटा आपका बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, इस प्रणाली के तहत होगी। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। हो सकता है अगली बार आपसे पूछे कि जो DBMS हैं इसके टाइप्स क्या हैं, तो कुछ टाइप्स आपके देख लेते हैं, बाकी धीरे धीरे आगे भी देखते रहेंगे। तो ये मान लेते हैं यूज़र है, ठीक है, या फिर अदर यहाँ पर डेटाबेस, या फिर मान लेते हैं ऐप्स है, हम क्लासेस करते हैं, ठीक है, या फिर मान लेते हैं हम अपना फ़ोन चलाते हैं, कुछ भी है, तो वो सारा डेटा हम कहाँ से, डेटाबेस मैनेजमेंट, डेटा हमारा स्टोर यहाँ है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या करता है, इंटरफेस की तरह काम करता है। लेकिन जहाँ जो आपका डेटा स्टोर है वो मैंने क्या बोला था, एक सिस्टमेटिक वे में स्टोर है, यानी कि तितर बितर कुछ भी नहीं, क्योंकि आप तुरंत मांगोगे तो कैसे देगा। तो क्या करते हैं, कुछ टाइप का डेटा यहाँ है, कुछ टाइप का यहाँ है, यानी कि अलग अलग टाइप से अलग अलग डेटा सेव होता है, ठीक है। ये क्या होता है यहाँ पे, अब इसका टाइप में देख लेते हैं क्या है। एक है आपका रिलेशनल, ठीक है, एक है हायरार्किकल। हायरार्किकल मतलब कह सकते हैं वंशानुगत टाइप का होता है, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर इस तरीके से। फिर है एक NoSQL डेटाबेस, एक है ऑब्जेक्ट डेटाबेस। तो इस तरीके से टाइप्स के इसके टाइप्स हैं। ज़्यादा डिटेल में बस आपके दिमाग में शब्द डाले दे रहे हैं, जैसे कि आप आगे देखोगे या क्वेश्चन आएगा तो आप पढ़ोगे तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा हाँ ये मैंने कहीं पढ़ा या फिर मुझे याद है। फिर देखते हैं कि सबसे प्रभावी हार्डवेयर नियंत्रणों में से एक है जो त्रुटियों का समय पर पता लगाना संभव बनाता है, यानी कि इस मोस्ट इफिशिएंट है। कैसे? हार्डवेयर को कंट्रोल करता है जो विच मेक्स पॉसिबल टाइमली डिटेक्शन ऑफ एरर, यानी कि समय रहते जो एरर होती, गलतियां होती, उन्हें डिटेक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब दिया गया है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट आप जानते हो, यानी कि ये पाई चार्ट होता है। यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स है, साइंस है, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, तो उनके डेटा को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। हो सकता है कभी कभी आपको यहाँ पर 54 एंगल लिखा हुआ, यहाँ पर हो सकता है कि 54% लिखा हो, ठीक है। अब एंगल होगा तो टोटल सम इनका 360 होगा और यहाँ पर परसेंट में 100 होगा, वो वहाँ पे नहीं जानते हैं, ठीक है। तो ये पाई चार्ट होगा। तो जिन भाइयों को पाई चार्ट याद करने में दिक्कत होती है तो याद रख सकते हैं कि जब आप गोला हो या वृत्त हो, यानी कि आपका चाहे स्फेयर हो या फिर सर्किल हो, तो इनको जो इनकी कैलकुलेशन में आप किसका, पाई का यूज़ करते हो। हर जगह पाई लगाते हो ना, जैसे जहाँ पर राउंड हुआ, गोला हुआ, ठीक है, सर्किल हुआ, तो आप पाई लगा देते हो, तो उससे क्या बनता है, पाई चार्ट। तो आपको ये पाई चार्ट याद हो गया होगा, ठीक है। फिर अगला देखते हैं, आपका दिया गया है फ्लो चार्ट। तो ये फ्लो चार्ट हम आपको बताए थे एल्गोरिदम में। तो ये फ्लो चार्ट होता है कि हम स्टार्ट करेंगे, टेक्स्ट देंगे, यानी कि एक चार्ट बना लिया जिनमें चीज़ों को हमने अलग अलग कर दिया, ठीक है, जिनको समझना आसान हो गया। और यहाँ पर ये पूरा स्ट्रक्चर जो बना वो फ्लो चार्ट हो गया। इंटरनेट के बारे में आप पढ़ चुके हैं इससे पहले भी क्लासेस में डिटेल में। फिर क्या देखा, पैरिटी बिट क्या है। अब इसका जो उत्तर हो जाएगा, ठीक है, वो पैरिटी बिट हो जाएगा, यानी कि जो विकल्प बी होगा वो आपका सही उत्तर होगा, पैरिटी बिट, ठीक है। अब देख लेते हैं पैरिटी बिट क्या होता है। तो पैरिटी बिट को दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, हो सकता है अगली बार लिख करके आए, पैरिटी चेक, ठीक है, या फिर कह सकते हैं चेक बिट। ये बाइनरी कोड की स्ट्रिंग में जोड़ा गया एक बिट होता है। जैसे कि हम क्या करते हैं
यहाँ पर एक एक्स्ट्रा यहाँ पर क्या करते हैं, बिट जोड़ दिया जाता है बाइनरी डेटा में, ठीक है। यही पैरिटी बिट होता है, जो क्या करता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, जो एरर होती है, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र के दौरान, डेटा का जब लेन देन हो रहा होता है वहाँ पर उस समय कोई एरर होती है उसको डिटेक्ट कर लेने का काम इसका होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर आप बैठे हैं और मैं यहाँ बैठा हूँ, रिसीवर हूँ, तो आपने मुझे कुछ भेजा, तो वो क्या जाएगा, डेटा कंप्यूटर क्या बिट के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर उसके साथ में एक पैरिटी बिट चिपका दी जाती है, यानी कि इनको भेज दिया जाता है कि भैया आप इनके साथ में रहना, देखना कोई गड़बड़ ना कर पाएँ, ठीक है। इस तरीके से आप पैरिटी बिट को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर 1 भेजा गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 की जगह कर एक एक्स्ट्रा जो है वो 0 अगर हो गया तो कहते हैं यहाँ पर एरर है, ठीक है। इस तरीके से डिटेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर एरर है, इसको सुधारो, ठीक। इस तरीके तो हमारे साथ पास में क्या हो जाता है, यहाँ पर डेटा जो रिसीव होता है वो एरर फ्री हो डेटा, ठीक है, त्रुटि रहित हो। इस तरीके से यहाँ पर पैरिटी बिट यूज़ होता है। अगला प्रश्न संख्या जो 17 है कि आरटीजीएस का मतलब बताओ क्या होता है। तो आरटीजीएस का जो यहाँ पर फुल फॉर्म हो जाएगा वो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होगा। ये हम आपको बताया चुके हैं इससे पहले वाले क्लास में। तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट विकल्प भी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इस सेम डे में पूछा गया था, आयोग के द्वारा जो पेपर करवाया गया था। ये दोनों क्या हैं, ये फर्स्ट मीटिंग में एक होता है, एक यहाँ पर सेकंड मीटिंग में होता है, एक ही दिन पेपर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ IMPS, ठीक है, IMPS लिखा हुआ है, आरटीजीएस लिखा है, यूपीआई लिखा है, नेफ्ट लिखा है। तो ये इनको हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पर इनको हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब जा करके इनको क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लास को कवर कर सकते हैं कि यूपीआई को डिटेल में, IMPS नेफ्ट को सब कुछ बता दिया है। अब आरटीजीएस देखो यहाँ पर आपके इस वाले पेपर में था, इसका उत्तर आरटीजीएस नहीं था लेकिन विकल्प में था। दूसरा जब पेपर पूछा जा रहा है तो देखो क्या पूछ ले रहे हैं, आरटीजीएस का मतलब बताओ। यानी कि क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में जो क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन होती है डिटेल में जा करके वहाँ से चीज़ें पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो उनको हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं। अगली बार पूछा है कि इसके ट्रांसफ़र की लिमिट क्या है, तो मिनिमम लिमिट, तो मिनिमम आपका 2 लाख है, मैक्सिमम लिमिट नहीं रखी गई है। और सेटलमेंट टाइम क्या है, तो त्वरित होता है, यानी कि इंस्टेंट होता है। अवेलेबिलिटी कब होती है, तो तभी तक होती है जब तक बैंक खुला रहती है। और ट्रांसफ़र चार्ज क्या होते हैं, तो ये चार्जेस जो होती हैं बैंक जो होती हैं अलग अलग बैंक पर निर्भर करता है कि कितना चार्ज लगेगा। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार करने का तरीका, ठीक है, यानी कि इज़ अ वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, ठीक है। तो ये आप जानते हैं भली भांति, आपके कहाँ पर है, ये आपके सिलेबस में है। वो क्या हो जाता है, आपका ई-कॉमर्स हो जाता है, विकल्प सी, ठीक है। यानी कि ये आप यहाँ पर इंटरनेट से जुड़े हुए हैं इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि अपने सिस्टम से आपको कुछ परचेज करना है, शॉपिंग करना है, तो क्या करते हैं, ई-कॉमर्स का यूज करते हैं। इनके मॉडल क्या हैं, B2B, B2C, ठीक है, और C2C। अब यहाँ पर एक दिया गया है इंट्रा भी, एक नया शब्द है जिसे हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया। फिर इसी पेपर में क्वेश्चन था आपका 19 नंबर, ठीक है। तो 19 नंबर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर के माध्यम से 2 उपयोगकर्ताओं के बीच वास्तविक समय संचार है क्या है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रियल टाइम कम्युनिकेशन, ठीक है, बिटवीन 2 यूजर्स विया कंप्यूटर। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रियल टाइम कम्युनिकेशन, तो रियल टाइम कम्युनिकेशन पूछता, यहाँ पर ये देखिए रियल टाइम कम्युनिकेशन दिया गया है, तो सिर्फ इतना रहता तो इसका उत्तर कुछ भी हो सकता था, लेकिन उन्होंने क्या लिख दिया है, बिटवीन, यानी कि 2 लोगों के, 2 जो उपयोग करता है यूजर्स हैं उनके मध्य में, वो भी कंप्यूटर के माध्यम से। इसलिए यहाँ पर जो गेटवे और इंटरनेट ये सब हाई वगैरह जो दिए गए, ये आपका उत्तर नहीं होगा। आपका उत्तर जो आयोग ने बताया है वो चैट होगा, और हम भी बता रहे हैं कि चैट होगा, ठीक है, क्योंकि ये उपयोग करता है। जैसे कि मान लेते हैं ये यहाँ पर रियल टाइम कम्युनिकेशन हो रहा है, दुनिया में हम कहीं भी बैठे, से अमेरिका में हैं, कोई दक्षिण अमेरिका में है, ठीक है, हम इंडिया में बैठे हुए हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, 2 उपयोगकर्ता यहाँ से कोई ले ले हम, ठीक है, तो क्या करेंगे, चैट के माध्यम से ही रियल टाइम, यानी कि तुरंत आदान प्रदान। तो चैटिंग के माध्यम से अगर ऑनलाइन कर रहे हैं तो ये कुछ का उदाहरण हो जाता है रियल टाइम कम्युनिकेशन का,
ठीक है। अब रियल टाइम कम्युनिकेशन के और क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो आप जानते हैं फ़ोन कॉल भी हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, या फिर इंस्टेंट मैसेजिंग हो सकती है। यहाँ पे जो चैट लिखा हुआ है, यहाँ पर चैट ना लिख करके हो सकता है इंस्टेंट मैसेजिंग लिख देता, तब भी आपका सही उत्तर हो जाता, या दोनों लिख देता तो आपके क्या हो जाते, मान लेते हैं यहाँ पर हब की जगह पर यहाँ पर ये लिख देता इंस्टेंट मैसेजिंग, तो आपका आंसर आपका डी और बी दोनों हो जाता है, ठीक है। विकल्प तो क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाता है। फिर यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं कि गेटवे क्या है, गेटवे क्या है और हब क्या है, इंटरनेट पढ़ा चुके हैं, चैट आपको समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि गेटवे तो कंप्यूटर नेटवर्किंग में होता है गेटवे, ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क में गेटवे क्या है, तो ये मान लेते हैं आपका ये नेटवर्क है और ये हमारे सिस्टम है, इसी सिस्टम में से किसी एक सिस्टम में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, और हमारा सिस्टम क्या है, लैन आपका जो है यानी कि लाइन एरिया नेटवर्क, या फिर कह सकते हैं राउटर या इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, राउटर से जुड़ा हुआ है जिसका कनेक्शन यहाँ पर क्या है, इंटरनेट से है, ठीक है। इस तरीके से तो वहाँ से हम क्या करते हैं, बीच में इसको इनको कौन संभालता है, ये गेटवे संभालता है, यहीं पर गेटवे आता है, ठीक। कंप्यूटर नेटवर्किंग में गेटवे क्या होता है, वह नेटवर्क नोड, मैंने इससे पहले वाले जब उसमें प्रश्न में बोला था कि नोड शब्द याद रखना, एक नोड होता है जो दो या अधिक नेटवर्क को जोड़ता है, अक्सर यह अलग अलग प्रोटोकॉल के साथ में जिसे संचार और डेटा का आदान प्रदान जो करने की अनुमति मिलती है, और यह क्या एक पूल के रूप में कार्य करता है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना है, और डेटा प्रारूपों का जो अनुवाद करता है और जो नेटवर्कों के बीच में जो ट्रैफिक को क्या करता है, रूट करता है। ये मान लेते हैं कि ये यहाँ से बहुत सारे लोग इधर से यहाँ पर बहुत सारा डेटा है जो इधर से चला आ रहा है हमारे कंप्यूटर की तरफ, अब हमको कुछ और चाहिए, यहाँ पर कुछ और चाहिए, तो सबको एक साथ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर जो गेटवे है यहाँ पर लेन में या फिर इस वाले कम्युनिकेशन में, तो ये क्या करता है, जो ट्रैफिक है तो इसको संभाल लेता है, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस कह सकते हैं, आपके चौराहे पे खड़ा होता है ना, वो संभाल लेता है कि थोड़ी देर अच्छा तुम इधर इधर उधर उधर, यानी सारी चीज़ें सुचारू रूप से चलती रहनी चाहिए। अब वहाँ पर ट्रैफिक के जो टाइम है और जो आपको जो सिस्टम पर जो टाइम है, उस टाइम को कंपेयर मत करना, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर में टाइम अलग चलता है, वहाँ पर अलग चलता है, बस मैंने समझाने के लिए इसे एग्जाम्पल उठाया। अगला क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे था कि व्हाट इज़ हब, हब क्या है। तो नेटवर्किंग में क्या होता है, हब इज़ अ डिवाइस दैट्स लिंक मल्टीपल कंप्यूटर एंड डिवाइस टुगेदर। एक मान लेते हैं ये हब है, तो क्या करता है, ये बहुत सारी जो डिवाइसेस होती हैं इनको आपस में, कई सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, 2 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, 20 हो सकती हैं, 50 हो सकती हैं, उनको क्या करते हैं, यहाँ पर इनको जोड़ते हैं, ठीक है, इंटरलिंक करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो ये किससे जोड़ते हैं, जिससे जोड़ते हैं एक साथ में, उसको हब कहा जाता है नेटवर्क में। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपके सिलेबस में 15 क्वेश्चन दिए थे, लेकिन यहाँ पर हमने 19 क्वेश्चन कवर किए हैं एक ही पेपर में। अब जाकर के आप पेपर को देख सकते हैं। और इस टाइप से IoT क्या है, गेटवे क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें के जो आपके क्वेश्चंस हैं अलग अलग तरीके से आपके फ्री में करवाए जा रहे हैं। तो आप यहाँ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और इनको फ़ायदा ले सकते हैं प्रैक्टिस करके आप अपने चीज़ों को। और ये क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई दिक्कत है या कोई भी त्रुटि हुई है, तो आप यहाँ पर अपनी सलाह मशविरा या जो भी कुछ है आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। हम उनको देखेंगे और उन पर काम करने की कोशिश करेंगे।